कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आपके काम से मतलब नहीं रखते हैं, उनको और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अरे अच्छा वो रेडी है तो ये भी रेडी होगी। डिप्रेशन इज़ अ वेरी बिग टर्म। या आई वॉज इनटू डिप्रेशन। मैंने सोचा कि यार मुंबई जाती हूँ, एक्टिंग करनी है, अब कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कुछ आइडिया नहीं था। 9 मार्च को मुंबई आई हूँ और 21 मार्च को वापस 3 महीने वाला लॉकडाउन था, वो लग गया था दिमाग में कि अरे सेविंग्स हैं, चलो होगा। वो सेविंग मेरी घर बैठे बैठे सिर्फ रेंट और इलेक्ट्रिसिटी देने में गई है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टीवी। और उसके बाद मुझे न टीवी में कुछ मिला था ना मुझे बॉलीवुड में कुछ मिला। ऐड जरूर मिला था, मेरा पहला ऐड था, वो था ऋतिक रोशन के साथ। अगर पहला काम मिल जाता है जो हम छोटे शहरों से आते हैं कि अरे ऋतिक रोशन के साथ ऐड कर रही हूँ, इसके बाद तो काम ही काम होगा, बट वो एक मिथ है। काम मिलते मिलते कास्टिंग की वजह से आपका काम चला गया आपके हाथ से। एक साउथ की मूवी आई थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, उनका ये था कि ठीक है, बट इसमें डायरेक्टर और 3 प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व हैं। इसमें भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं, गुरु रंधावा हो गए, करण औजला हो गया। आप पहले इवेंट का भले ही आप मुझे पैसा मत देना, जस्ट ट्राई मी आउट, क्या पता मैं अच्छा करूँ। मतलब है ही नहीं वो, तो उस बारे में तो नील बट्टे सिंधाटा, वो है ही नहीं मेरे पास टैलेंट। पहला शो कौन सा आपको ऑफर हुआ था? मनती सुंदर मेरा पहला ही टीवी शो था। स्टार्टिंग में गालियाँ पड़ती थी, वो जो कि सबको पड़ती है कि अरे तुम राधिका दिव्यम की जिंदगी से कब जाओगी, चुड़ैल ये वो। आप बिग बॉस फॉलो करते हो? बचपन से मेरे को बड़े पसंद थे विवियन, जब उनका एक प्यार की एक कहानी आता था, एक क्रश जोन था विवियन के लिए। तो हाय गाइस, दिस इज मी सिमरन गौतम एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन बजूका। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे और आप सब देख रहे हैं बजूका। आज हमारे साथ मन अति सुंदर की खूबसूरत एक्ट्रेस सिमरन जी मौजूद है। सिमरन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बजूका पर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आके वापस। जी हाँ, हमारे चैनल पे मैंने बहुत बार आप लोगों से बातें की है, लेकिन ऑफिस में पहली बार आई हूँ, लेकिन वापस आप लोगों से मिलके बहुत अच्छा। कैसा लगा आपको? ऑफिस कैसा लगा? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। जी। इस समय आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है? आप शो छोड़ के आ चुके हैं, घर पे हो, क्या कुछ चल रहा है इस समय? अभी मेजरली जो मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है वो है मेरी पेट जो मैंने ली है। सितंबर में मैंने उसको लिया था और 1 महीने उसको मैं डेली शूट पे भी लेके जाती थी अपने साथ, डेली शूट पे लेके जाना, डेली शूट से लेकर आना। तो अभी मेजर उसका ही चल रहा है। मेरी लाइफ में जो भी इधर उधर जो भी मेरे डिसीजंस होते हैं, कहीं घूमने जाना है, कौन सी जगह पेट फ्रेंडली है, कहाँ जा सकती हूँ मैं, तो सब उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा है। उसके अलावा मेरा जिम मैं कंटिन्यू, क्योंकि शो के दौरान मैं नहीं कर पा रही थी कंटिन्यू, क्योंकि शेड्यूल ऐसा रहता है कि आप लेट नाइट फ्री हो रहे हो, अर्ली मॉर्निंग वापस आना है, तो उस वजह से वो वाला फैक्टर भी मिसिंग था। दूसरा थिएटर, आई एम ट्राइंग टू वर्क मोर ऑन माई क्राफ्ट, क्योंकि जितना भी मुझे इस इन बिटवीन टाइम मिल रहा है, जब तक अगला प्रोजेक्ट मैं साइन नहीं कर रही हूँ, तो उस बीच में आई जस्ट वांट लाइक रीडिफाइन एंड इम्प्रूव माई क्राफ्ट एंड वर्क ऑन माई क्राफ्ट। तो ये चीज़ें चल रही हैं अभी। जी, आप आगरा से हो। हाँ जी। आगरा की ताजमहल तो फेमस है। हाँ जी। ताजमहल के अलावा आपको क्या पसंद है वहाँ पे? क्या क्या चीज़ें हैं जो आप बताना चाहोगे? ताजमहल के अलावा जहाँ पर ताजमहल है, वो जो एरिया है वो पूरा ही बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो आगरा से थोड़ा ऐसे अलग हटके, जैसे अपना ये मुंबई ये सिटी है और एक टाउन है, तो टाउन कैसे एकदम पॉश एरिया एंड वेरी क्लीन, वेरी ग्रीन एंड वेरी नाइस वाइब देयर। तो ऐसा ही वो ताजमहल के आसपास का एरिया, बिकॉज ऑफ द टूरिस्ट मे बी, बिकॉज मैनी मिनिस्टर्स केम देयर और एक्टर्स आते हैं या जो भी विजिटर्स विजिट करते हैं, तो उस वजह से, बट स्टिल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया टू गो। हम कभी हमें छुट्टी पे या ऐसे छुट्टी है स्कूल से या कॉलेज से, हमें कहीं घूमने जाना है, तो कहीं नहीं, हम वहीं पे चले जाते थे, चलो लेट्स गो टू आगरा फोर्ट और लेट्स गो टू ताजमहल। कभी कभी कॉलेज बंक करके भी जैसे कहीं जाना है, चलो आगरा फोर्ट चलते हैं। आज मालूम पड़ जाएगा घर वालों को। नहीं, घर वालों को अब मैं बता चुकी हूँ। कॉलेज की छुट्टी मार के। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी। और साथ ही आप आगरा से हो। लोग बोलते हैं ना मुंबई सपनों की शहर है, जी। तो मुंबई आते हैं लोग एक सपना और काफ़ी उम्मीद लेके आते हैं कि मुंबई जाएंगे, हमको कुछ बनना है, इसके लिए मुंबई जाएंगे। आप क्या सपना लेके मुंबई आए थे? टू बी ऑनेस्ट, मैंने इस बारे में बहुत ज़्यादा थॉट नहीं दिया था जब मैं आ रही थी। इवन मैंने घर पे भी, जैसे लॉकडाउन चल रहा था, मेरा पहले ये था कि मैं जर्मनी जा रही थी MBA करने के लिए। आई वॉज गुड इन स्टडीज़ एज वेल, तो मैंने SSC क्लियर किया था, लेकिन बैंक में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। पापा चाहते थे मैं बैंक में कोई जॉब करूं, और पापा मम्मी अभी भी चाहते हैं कि अरे 9 to 5 जॉब होती है, हमारे पास आ जाती वापस, लाइक एवरी पेरेंट्स वांट द किड टू बी विद देमसेल्व्स। तो जर्मनी में जाने वाली थी, बट लॉकडाउन आ गया। फिर लॉकडाउन खुलते ही पता नहीं क्या एकदम रैंडमली मैंने सोचा कि यार मुंबई जाती हूँ, चलो देखते हैं जो भी होता है, देखते हैं वापस जाकर। करना तो ये है, एक्टिंग करनी है, अब कैसे करनी है, कहाँ करनी है, कुछ आइडिया नहीं था। आई डिडंट इवन नो अ सिंगल पर्सन हियर,
कोई एक ऐसा भी नहीं था कि चलो कोई दोस्त है या कोई जानने वाला है जो हेल्प कर देगा शायद, या जाके एक आपके साथ कोई होगा बात करने के लिए, मिलने के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो ऐसा भी कुछ नहीं था। तो वही पेरेंट्स का थोड़ा ज़्यादा कंसर्न था, तो उनको मैंने ये भी आज रिवील हो जाएगा कि जी। मैंने उनको बोला कि मेरी एक फ्रेंड है तो मैं वहाँ जाऊँगी, मैं उसके यहाँ रहूँगी, जस्ट कि उनको एक माइंड में सेफ्टी रहे, उनको एक थोड़ा कॉन्फिडेंस रहे कि चलो कोई है जिसके यहाँ जा रही है, कोई जानने वाला। बट मेरा कोई जानने वाला नहीं था, आई केम ऑन माई ओन। और इनिशियल कुछ डेज जब तक मुझे घर नहीं मिला था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहे थे, बट स्टिल आई मेक इट थ्रू। जी, मुंबई उतरते ही स्ट्रगल चालू हो जाता है। जी जी जी। मतलब मुंबई का नाम ही है स्ट्रगल। हाँ हाँ हाँ। और इसके अलावा आपको क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा घर ढूंढने में? देखिए बहुत से तकलीफ हाँ हैं। जी, मुझे घर आते ही विदिन 10 डेज़, मतलब 10 दिन तो मुझे कम से कम लगे घर ढूंढने में। तो उस बीच में मैं एक 2-3 दिन में होटल में रही, क्योंकि इससे पहले ये है कि मैं एंकरिंग करती थी। आई वॉज अ होस्ट। मैं वेडिंग एंकरिंग या कॉर्पोरेट इवेंट्स या गिग्स हो गए दिल्ली में, जो जितने कॉन्सर्ट्स होते थे तो उनमें से काफ़ी मैंने होस्ट किए हैं। तो ये था कि सेविंग्स अच्छी खासी मैं लेकर आई थी। ये भी मैंने सुना था कि आप एटलीस्ट खाली हाथ मत आओ, आप थोड़ी सेविंग्स लेकर आओ। तो मेरी वो सेविंग्स थी, तो जिसके वजह से मैं रही कुछ टाइम होटल में जब तक मैंने घर ढूंढा। मैंने अपने जो पुराने एक दोस्त थे मेरे जो मुंबई में रहा करते थे, तो उनसे कुछ ब्रोकर्स के कांटेक्ट लिए, तो उन्होंने कुछ कांटेक्ट दिए। तो मैं मलाड वेस्ट में सबसे पहले जाके रही थी फॉर लाइक 2 years। मैं मलाड वेस्ट में रही हूँ, उधर यू नो दैट मिड चौकी के पास। हाँ, मैं वहाँ रहती थी। तो 10 दिन के अंदर अंदर में मुझे घर मिल गया था। लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ, मैं आई हूँ, मुझे एग्जैक्ट डेट आज भी याद है, मैं 9th March को मुंबई आई हूँ और 21st March को वापस 3 महीने वाला लॉकडाउन था, वो लग गया था। लग तो मेरा वो जो था दिमाग में कि अरे सेविंग्स हैं, चलो होगा, वो सेविंग मेरी घर बैठे बैठे सिर्फ रेंट और इलेक्ट्रिसिटी देने में चली गई है। गई। हाँ जी। बोलते ना स्टार्टिंग में लंबा लाइन लगा के ऑडिशन देना, जी, फिर जी, जी। काफ़ी रिजेक्शन भी आते हैं, रिजेक्शन हाँ फेस जी, करना हाँ जी। पड़ता है। आपको कितना करना पड़ा? इनिशियली मुझे जब लॉकडाउन चल रहा था तो घर से ही ऑडिशंस ज़्यादातर हुआ करते थे। तो मुझे जैसे तैसे मैंने गूगल पे डाल के कि कास्टिंग एजेंसीज या कास्टिंग डायरेक्टर्स, तो मुझे तब उतनी ये परख और समझ भी नहीं थी कि कौन लाइक जेन्युइनली अच्छे प्रोजेक्ट्स की कास्टिंग करता है, या मतलब कौन जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं। तो बस मैंने कुछ कॉन्टैक्ट्स निकाले सबको, अपने जो भी मेरे पास फ़ोटोज़ थे उससे पहले, क्योंकि आगरा में मैं मॉडलिंग भी करती थी लाइक फॉर कैटलॉग्स और फॉर डिज़ाइनर्स। तो जो मेरे पास वेस्टर्न आउटफिट, इंडियन आउटफिट्स, जो भी फ़ोटोज़ थे मैंने उनको भेजे और कुछ ऑडिशंस घर पे आए। तो उसमें से एटलीस्ट अगर मैंने 10 दिए होंगे 1 महीने में, तो 10 में से 9 तो ऐसे ही गए, एक में हुआ भी। बट तब क्या था, मेरी एक फ्लैटमेट थी, वो आर्ट डायरेक्टर हैं, वो एड्स में आर्ट डायरेक्टर हैं। तो मैंने उनसे एक बार कंसल्ट किया कि दीदी की सीरियल का ऑडिशन है, क्या लगता है आपको मुझे देना चाहिए? वो कहती है कि देख, अगर तुझे फिल्म में ट्राई करना है तो टीवी का टैग मत ले अपने ऊपर। तो वो पहला जो जिसमें मैं सेलेक्ट हुई थी, जो कि बहुत अच्छा स्टार भारत का कोई शो था, मुझे शो का एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, तो वो मैंने ऐसे ही जाने दिया कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टीवी। और उसके बाद फॉर लाइक गुड 1.5 years मुझे ना टीवी में कुछ मिला था, ना मुझे बॉलीवुड में कुछ मिला। बस उसके बाद लॉकडाउन के बाद मुझे अक्टूबर में एक ऐड ज़रूर मिला था, मेरा पहला ऐड था, वो था ऋतिक रोशन के साथ। अरे क्या बात है, पहले ही ऐड ऋतिक रोशन के साथ। और वहाँ पे मैं सबसे यंगेस्ट थी। उस टाइम पे मैं 22 years old थी, और बाकी जितने मेरे को एक्टर्स थे, 5-6 को एक्टर्स और थे उसमें, तो वो सब लाइक 25, 26, 27, 28 इस एज ग्रुप में थे। तो व्हेन दे आस्क्ड मी कि हाउ ओल्ड आर यू, कि मैं कहने बोलो 22। कहते अरे सही है, हम 22 के एज में ये सोच रहे थे कि हमें क्या करना है, कहाँ पे जाएं, कहाँ पे करें, तो मैं एटलीस्ट फर्स्ट ऐड कर रही हूँ। और जैसा एक थॉट नहीं रहता कि लोग अगर पहला काम मिल जाता है, जो हम छोटे शहरों से आते हैं कि अरे ऋतिक रोशन के साथ ऐड कर रही हूँ, इसके बाद तो ऐड ही ऐड मिलेंगे, इसके बाद तो काम ही काम होगा। बट वो एक मिथ है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो भी जाता है, इट्स डिपेंड ऑन लक। बट उसके बाद फिर से फॉर अ ईयर कोई काम नहीं था। तो फिर ये था कि घर से पैसे भी नहीं मांगने, क्योंकि उनकी मर्ज़ी नहीं थी मेरे यहाँ आने में, मेरा डिसीजन था। उनका ये था कि ठीक है जाओ, 2-3 महीने ट्राई करो, नहीं होता है तो आ जाओ। बट मेरा ये था कि जाऊंगी तो मैं ऐसे ही तो नहीं आऊँगी, लाइक खाली हाथ तो नहीं आऊँगी मैं वापस, एटलीस्ट कुछ तो पहचान बना के आऊँगी। तो कुछ ना कुछ शुरू करना था, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ। तो मेरी जो फ्लैटमेट थी, जो आर्ट डायरेक्टर है, मैंने उनको असिस्ट किया कुछ एड्स में, लाइक आर्ट डायरेक्शन में। फिर उसके बाद
एक और किसी से कांटेक्ट मिला बैकग्राउंड डांसिंग का, जो फिल्म्स में होती थी। तो डांसर मैं मतलब बचपन से ही रही हूँ डांसिंग में, बहुत अच्छा। कमाल का डांस करती हो, रील देखता हूँ मैं। हाँ जी, थैंक यू। तो उसमें फिर मुझे ये था कि यार बैकग्राउंड डांसिंग ठीक है, किसी को बताऊंगी नहीं, क्योंकि फिर वो हो जाता है कि अरे बैकग्राउंड डांसिंग की है ये वो। तो मुझे इस ऐसे दिन का इंतज़ार था कि जब शायद मैंने कुछ एक्टिंग में कुछ अच्छा कर लिया हो, जी। या लोगों को मैं मेरी पहचान एक्टिंग के एक्टर के तौर पे हो जाए, उसके बाद मैं अपनी जर्नी जो रही है मैं वो बताऊंगी। काफ़ी लेजेंड लोग भी किए हैं हाँ जी, हाँ बैकग्राउंड डांस, जी। रेम्बो डिसूजा। बट वही ना, इमेच्योरिटी उस टाइम पे ये था कि अरे उस टाइम पे इतनी समझ नहीं थी कि अरे हर छोटा बड़ा काम छोटा नहीं होता, मतलब हर कोई काम हर छोटा कोई नहीं काम होता। छोटा नहीं होता। तो तब इतनी मेच्योरिटी नहीं थी, तब तो ये था कि अरे यार ये कर रही हूँ मैं, किसी को नहीं बताऊंगी, शर्म आती थी ये वो। तो मेरा पहला था ब्रह्मास्त्र मूवी में मैंने बैकग्राउंड डांसिंग की थी। हाँ हाँ, देखिए ना मैंने, लेकिन जिस सॉन्ग में मैंने बैकग्राउंड डांसिंग की थी उसमें 300 डांसर्स थे, वहाँ तो तो दिखे ही पहचानना नहीं और आप। देखना मुश्किल ही है। और इसलिए मेरा प्लस पॉइंट भी था कि चलो अच्छा है, मैं दिखूंगी ही नहीं, पैसे का पैसा बन रहा है, और दिखूंगी भी नहीं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने बैकग्राउंड डांसिंग की है। उसके बाद फिर कंटिन्यू, जब तक ऑडिशंस भी देती रहती थी बीच बीच में। जी। लेकिन फिर बीच में कुछ महीने ऐसे आए कि लाइक 3-4 महीने मैं घर से बाहर तक नहीं निकली हूँ। मैं अपने बेड पे रहती थी, मैं सिर्फ ठीक है नहाकर आ रही हूँ, कुछ खाने का मन कर खा रही हूँ, मैं सिर्फ अपने बेड पे थी, लाइक काइंड क्या ऑफ। रीज़न है? अब मैं उसको, लाइक डिप्रेशन इज़ अ वेरी बिग टर्म, लेकिन जितना मैंने उसके बारे में समझा है, जाना है, तो या आई वॉज इन टू डिप्रेशन इन दैट 4 months। क्या कारण था आप डिप्रेशन? यही कि जो मैं करना चाह रही हूँ वो मैं मिल रहा नहीं नहीं कर है। पा रही हूँ, और मैं ये क्या कर रही हूँ, क्योंकि अब बैकग्राउंड डांसर्स इतना फ्लैशी नहीं होता है। आप वहाँ पे 15-16-18 घंटे काम कर रहे हो, आपको 2-2,5-3 हज़ार रुपये मिल रहे होते हैं उतने में। तो आप, मैं घर पे आती थी, मेरे पैर सूजे हुए हैं, मेरे दर्द हो रहा है पैरों पे, छाले पड़ रहे हैं, कई कई जगह से नंगे पैर नाचना है। तो ये था कि क्या कर रही हूँ मैं ये, मतलब चलो करना पड़ रहा है वो अलग बात है, लेकिन करने आई थी मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, और जो कभी सोचा नहीं था वो कर रही हूँ। इवन दो फिर उसके बाद मैंने, जब 3-4 महीने निकल गए, फिर एक होता है ना कि जब आप खुद से ही थक जाते हो कि जी। अरे यार अब अपना भी बहुत हो गया, अब ठीक है बहुत रो लिया, बहुत नाटक हो गया, अब जो है सो है, बस करो, ट्राई करो। तो फिर मैं अपने उस जोन से निकली बाहर, और उसमें मैंने पॉजिटिव चीज़ें देखना शुरू की कि भले ही मैं बैकग्राउंड डांसिंग कर रही हूँ, लेकिन इसी बहाने मुझे सेट पे रहने को मिल रहा है। हाँ। तो मैं सेट पे सिर्फ डांसर्स क्या डांसिंग करने आ रहे हैं ये वो, मैं डांसिंग के अलावा मैं वहाँ पे बैठती थी जहाँ पे डायरेक्टर बैठे हैं, वहाँ पे आसपास हूँ, डायरेक्टर क्या डायरेक्शन दे रहा है, कैमरा कहाँ से आ रहा है, कौन से एंगल में हीरो या हीरोइन कौन से एंगल में शूट कर रहे हैं, कौन से एंगल में डांस कर रहे हैं, तो उनका क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, वो नॉर्मल बैठे हैं फिर वो एज एन अपना कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो चीज़ें नोटिस करना, इवन स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिटेल्स की लाइटमैन को क्या बोला गया है कि कहाँ लाइट देनी है, और फिर उस अकॉर्डिंग एक्टर कहाँ खड़े हो रहा है, तो लाइट की समझ वहाँ से, और ये थोड़ी बहुत चीज़ें, तो वो पॉजिटिव साइड देखना शुरू की। तो फिर ये था कि चलो ठीक है करना पड़ रहा है, महीना निकल रहा है, रेंट निकल रहा है, चल रहा है, उस बीच में ऑडिशंस भी चल रहे हैं, तो वो सब चल रहा था। तो ये पार्ट है। उसके अलावा मैंने एडी किया है एड्स में। कौन सा हाँ ऐड जी, था? मेरे एक फ्रेंड हैं, एक नाम ले सकती हूँ क्या? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ हाँ, कोर्स। जो मन्नू शर्मा नाम से एक फ्रेंड है, वो डायरेक्टर हैं, तो वो सॉन्ग्स और एड फिल्म्स डायरेक्ट करते हैं, तो उनके साथ मैंने 1-2 एड फिल्म्स में एडी किया, फिर उनके साथ ही मुझे एक ऐड मिला। हालांकि वो ऐड सिर्फ डिजिटल ऐड था, लाइक यूट्यूब पे है और इंस्टाग्राम पे जो बीच बीच में आता रहता है। तो सुशैन कंपनी का नाम से ऐप है, जो एक मेडिकल कंपनी है, उनका कोई ऐप है। तो फिर वहाँ वो किया, फिर उसके बाद लगा कि चलो एक वो हो गया मेरे पास कि एक ऐड दिखाने के लिए कोई रेफरेंस के लिए मांगता है कि आपने क्या काम किया है, तो काफ़ी काम तो मैंने ऐसे भी किए हैं। फिर इन बिटवीन ये हुआ कि मैं पंजाब में कुछ कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मैंने 2 गाने किए, जिसमें से एक रिलीज़ हुआ, एक रिलीज़ नहीं हुआ। कौन सा गाना था? एक नज़रा करके था, वो रिलीज़ हुआ, यूट्यूब पे है। उससे पहले जो एक शूट कर आई थी, उसमें लाइक 3-4 दिन का कंटिन्यू शूट था। इतना कोई ऐसा कुछ खास पेमेंट था नहीं, लेकिन मेरा वही था कि चलो एक रेफरेंस वर्क हो जाएगा, क्योंकि जी। सबको यहाँ पे रेफरेंस चाहिए कि आपने किया क्या है इससे पहले। तो उस अकॉर्डिंग मैंने किया, लेकिन वो वाला रिलीज़ नहीं हुआ। और मैं तो ये सोच रही थी ये वाली चीज़ें बोलोगी नहीं कि जो काम रिलीज़ नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हो जितने काफ़ी जो आते हैं लोग, कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि अरे हमने किया है, ये किया है, फलाना किया है, ढिमकाना किया है, लेकिन रिलीज़ नहीं हुआ है। तो वो एक ट्रस्टी मुझे
पता चल गया कि हर कोई नहीं मानता है, कि आप कितना भी बोल लो, आप कितना भी दिखा दो कि हमने किया है, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हुआ है। जैसा कि मैं आपको अपना फर्स्ट ऐड बता रही हूँ ऋतिक रोशन के साथ वाला, वो सबका रिलीज़ हुआ है, जिसमें जो 5-6 एक्टर्स थे अच्छा। उनके अलग अलग पार्ट थे हाँ, उसमें हाँ। ऐड में, तो वो सबका हुआ है, सिर्फ मेरा नहीं हुआ। उसका भी एक रीज़न है। उसका भी एक रीज़न है। उसके उसमें ये कि मतलब बोल देती हूँ मैं, लेकिन नॉट नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन जो उसमें डायरेक्टर थे, अब ऐड का मैं नाम नहीं लूँगी तो इट्स फाइन आई गेस, तो उनसे मेरे थोड़े कुछ क्लैशेस हो गए थे रिगार्डिंग कि कुछ जो जिस टर्म्स पे इंडस्ट्री अपनी वर्क करती है, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आपके काम से मतलब नहीं रखते हैं, उनको और भी बहुत कुछ चाहिए होता है वो चीज़। तो उस रिगार्डिंग मेरे कुछ क्लैशेस ऑन सेट हुए। तो उसके बाद मुझे ये था कि मैंने 1 साल तक इंतज़ार किया, अच्छा इसका आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, अच्छा मेरा ही नहीं आया, अच्छा इसलिए नहीं आया। तो मैंने कि चलो कोई बात नहीं, भगवान तो देख रहा है कि मैंने तो अपना 100% ऑनेस्टी से काम किया, और जो गलत था वो रास्ता ना चुन के, भले ही छोटे छोटे चीज़ें की मैंने, बैकग्राउंड डांसिंग तक की, जस्ट बिकॉज कि मुझे कोई ऐसा पाथ नहीं चुनना है जो आगे जाके मैं खुद को मिरर में ना देख पाऊँ। ये मेरा सबसे बड़ा एक पॉइंट जो मैं दिमाग में रख के आज तक चलती हूँ और आगे भी रखना चाहूँगी, कि एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप को देख रहे हो मिरर में, तो आपको रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पर कैसे पहुँचे हो, बस। जी, मतलब बॉलीवुड में जो बोला जाता है, मतलब बॉलीवुड का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले कास्टिंग काउच का ही नाम आता है हाँ जी, हाँ जी। कि कास्टिंग काउच में कॉम्प्रोमाइज़ करने बोलेंगे, काफ़ी लोगों के साथ फ्रॉड भी होता है, तो कितनी सच्चाई है इसके पीछे? 80% 80% 80%। सच्चाई है, क्योंकि बहुत रेयर, वो भी एक लक की बात है कि आपको बहुत अच्छे लोग मिल गए जिनके साथ आप काम कर रहे हो, लेकिन वो एक बहुत रेयर केस सिनेरियो है। जी। और उसमें सिर्फ उनकी ही गलती नहीं है, उसमें जैसे यंगस्टर्स जो आ रहे हैं उसमें से बहुत से लोग हैं जो रेडी होते हैं कि यार आई कैन डू वट एवर इट टेक, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, मैं कुछ भी कर मेरे को गुजरूंगा, खाली कुछ काम भी कर चाहिए। गुजरूंगी। तो इसमें दोनों तरफ की गलती है, तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं हर किसी से फिर कि अरे अच्छा वो रेडी है तो ये भी रेडी होगी, या ये भी रेडी होगा। तो अब एक जना तो पैटर्न नहीं बदल सकता, लेकिन आप अपनी जगह पे सही रह के चीज़ें कर सकते हो। जी। और किधर किधर मतलब कहाँ कहाँ आपको ऐसा तकलीफ़ मिली कि काम मिलते मिलते कास्टिंग की वजह से आपका काम चला गया आपके हाथ से? एक साउथ की मूवी आई थी, तो अब उसमें भी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वो ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी थी, 2-3 साल पहले की बात है। अच्छा, अच्छा। 2-3 साल तो नहीं, 2.5 ईयर्स। मूवी का नाम तो ले सकते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि उसमें फिर लोग इन्वॉल्व है ना। तो उसमें जो मुझे बोला गया था कि मूवी है, ये है, वो है, मैंने हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, चलो। भले ही उसमें सेकंड लीड मिल रहा था, लेकिन एटलीस्ट सेकंड आपको लीड? एक, हाँ लेकिन एटलीस्ट आपको एक एक्सपोजर मिल जी। जाएगा, आपको फिर एक रास्ता बन जाएगा। मैंने कहा हाँ हाँ, रेडी रेडी रेडी। पेमेंट मैंने कि आप कुछ भी दो, पेमेंट बस जाने आने का आप देख लेना, रहने का देख लेना, मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप प्लीज़ बस ये काम करवा दो। तो उनका ये था कि ठीक है, बट इसमें डायरेक्टर और 3 प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व हैं। मैं बोला क्या, कि एक डायरेक्टर है, 3 प्रोड्यूसर्स हैं, तो अब आप तो पता ही है आपको क्या चलता है, कैसे चलता है। मैंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है। मैंने कि ठीक है, आई गिव यू अ कॉल, मैं आपको बताती हूँ सोच के थोड़ा सा, है ना। फिर उसके बाद मैंने उनको दोबारा कभी कॉल नहीं किया, मैंने वो कॉन्टैक्ट भी डिलीट कर दिया। मैंने कि ऐसे लोग मुझे चाहिए ही नहीं अपने आसपास जो शायद ये सोच के भी आपको काम अप्रोच करने की अरे कर लेगी क्या। तो वैसे लोग मैंने चुन चुन के, देख देख के, परख परख के मैं बहुत दूर रही हूँ उन लोगों से। कोई आपका दोस्त हो जो तैयार हो गया हो, तैयार होने पे क्या सफलता मिलती है? देखिए, अब मैं दोस्त का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे बहुत कम दोस्त हैं मुंबई में। मैं इतना ज़्यादा सोशलाइज नहीं होती हूँ, मुझे मतलब इतना पार्टी या बाहर आना जाना इतना कुछ खास पसंद नहीं है। कभी कभी जाना ठीक है, 1-2 दोस्तों के साथ जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। लेकिन इस रिगार्डिंग मेरा मानना है, इट्स जस्ट 4 दिन की चांदनी। ठीक है, आपको कोई एक फ़िल्म मिल गई, मान लीजिए बहुत बड़े बैनर की अगर आपको फ़िल्म मिल भी गई, पहली बात आपको टैलेंटेड होना ज़रूरी है, सबसे बड़ी बात है। जो सबसे बड़ी बात है, आपका लुक्स कुछ नहीं करेगा, आप कितने हाइटेड हो, आप कितने गुड लुकिंग हो, आपका ड्रेसिंग सेंस क्या है, आप कितनी पब्लिसिटी करा रहे हो, आप कितना एक्सपोजर रख रहे हो न्यूज़पेपर्स में, और ये कुछ भी काम नहीं करेगा अगर आप टैलेंटेड नहीं हो। ऑडियंस ही एक्सेप्ट नहीं करेगी। कितने जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिनके बच्चे लॉन्च होते हैं, ऑडियंस कहाँ एक्सेप्ट करती है अगर उनको कुछ कोई दिल से पसंद नहीं आया तो एक बार आपको फिल्म मिल गई ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री क्या है, एक इट्स काइंड ऑफ अ सर्कल, तो उनको सब इंटरकनेक्टेड है। अगर सबको पता है कि आपको पहली फिल्म आपने कैसे ली है, आपको कैसे मिली है, आप कैसे तैयार हुए हो उसमें काम करने के लिए, तो हर दूसरा बंदा
वही यही एक्सपेक्ट चाहेगा, करेगा समझ। कि अरे आपने पहला काम तो ऐसे कर लिया तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं, आपने पहले भी तो किया तो हमारे साथ क्यों नहीं। तो इट्स जस्ट अ 4 दिन की चांदनी। तो अगर जो लाइक फुल ऑन रेडी है, आई डोंट हैव एनी इशू, एनी कंप्लेन और एनी ऑफेंस टू दैट थिंग, बट इट्स नॉट माई काइंड ऑफ थिंग। तो मैं इसको 4 दिन की चांदनी बोलती हूँ कि ये ठीक है, आप थोड़े टाइम के लिए आप फेमस हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही आते हैं, वैनिश हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि अरे कहाँ गए, एक टाइम पे एक एक्टर थे या ये थे वो थे। तो यही है कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। जी। जैसे कि आपने खुद कहा कि आपके मम्मी पापा नहीं सपोर्ट किए, लेकिन आप इस इंडस्ट्री में आने के लिए आपको कितना चैलेंजिंग झेलना पड़ा, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? मैं ये चैलेंज जो चैलेंजिंग पार्ट है वो सिर्फ यहाँ मुंबई आने से नहीं, ये मुंबई आने के 2 साल पहले से शुरू हो चुका था। मम्मी पापा क्योंकि को आपने कैसे रिक्वेस्ट किया? वही ना, वो पूरा एक बहुत प्रोसेस था। इस मामले में मेरा दिमाग बहुत अच्छे से चलता है कि मुझे पता था कि मुझे इसमें करना है, लेकिन अब कैसे करना है, पहले घर से कैसे शुरू करूँ। तो उनको पता है कि मैं डांसिंग में इंटरेस्टेड हूँ, तो डांस इवेंट्स होते रहते थे। आगरा में काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, जहाँ पे एक ताज महोत्सव करके होता है, जिसमें कुछ सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं, वो बुलाते हैं परफॉर्म करने के लिए, सिंगर्स हैं या एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटी गेस्ट बनने के लिए। तो उसमें मैंने काफ़ी बार डांस परफॉर्मेंसेस की हैं। तो उनको पता था कि हाँ डांस में इंटरेस्ट है, उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पापा कहते हैं डीआईडी में चली जाती, एक्टिंग में क्यों जाना था। तो मैंने स्टार्टिंग से ऐसे शुरू किया कि एंकरिंग, के पापा एंकरिंग तो कर ही सकती हूँ ना, एंकरिंग करनी है। तो इनिशियली वो जाते थे, पापा या मम्मी जो भी फ्री है उस टाइम पे, इनिशियल 8 से 10 इवेंट्स में उनमें से कोई ना कोई गया है, जस्ट फॉर द सेक कि देखने के लिए क्या काम है, कैसा काम है, कैसे लोग ट्रीट कर रहे हैं, और जस्ट फॉर द सेफ्टी और जस्ट फॉर द कंसर्न, क्योंकि आई एम ओनली चाइल्ड, मेरा कोई भाई भी नहीं है, कोई बहन भी नहीं है। अब अकेली हो हाँ माँ जी। बाप? तो उस बेसिस पे, सेफ्टी बेसिस पे वो जाते थे साथ में। तो एक बार कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद, क्योंकि मेरी कभी छुपाने की आदत नहीं रही, अगर मुझे कोई भी काम मिल रहा है, मैंने बैकग्राउंड डांसिंग भी की है, वो भी मैंने घर पे बता के की है। मैंने ये नहीं सोचा कि वो क्या सोचेंगे कि मैं ऐसे छोटा काम क्यों कर रही हूँ ये वो। मैंने उनको बता के की, मम्मी देखो अब मैं यहाँ आ गई हूँ, अब मुझे इस चीज़ में कुछ करना है, तो अब ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ेंगी। और जब से मैंने एंकरिंग शुरू की थी तब से ही मेरा ये था कि मैं घर से पैसे नहीं लेती हूँ। भले मैंने 3,000 से मेरी पहली सैलरी थी एंकरिंग में, कि एक वेडिंग होस्ट करनी थी, उसकी मेरी पहली सैलरी 3,000 थी। उसके बाद मैंने 3 से 4 साल एंकरिंग की है, और मेरी लास्ट जब तक मैंने की है, जब मुंबई आने से पहले तक, क्योंकि मुंबई आने के बाद मेरा पूरा फोकस एक्टिंग पे ही रहा है, मैंने एंकरिंग को इन्वॉल्व ही नहीं किया उस बीच में, क्योंकि वो मैं करती थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ पॉकेट मनी, फॉर द सेविंग, कि मेरी बाद में सेविंग हो जाए तो मैं घर पे बोल सकूँगी कि मैं जा रही हूँ। फिर बोलेंगी नहीं नहीं हम नहीं देंगे, या ये वो कुछ ऐसा अगर रीज़न रहा तो मैं बोल सकूँगी मेरे पास मेरे कमाए हुए पैसे हैं, मेरी सेविंग्स हैं, मैं उनके थ्रू जा रही हूँ। तो वो पर्पस था मेरा एंकरिंग करने का। तो उसमें भी, लेकिन हाँ ये मेरी एक प्रॉब्लम है, अभी मैं बताते बताते भूल गई कि मैं क्या बोलने वाली थी। नहीं, मैं बताते बताते भूल गई कि मैं क्या बोलने वाली थी। एक ऐसा होता है, मेरा एक जोन आउट आता है। 1 मिनट, एंकरिंग कर रही थी, हाँ वो प्रोसेस पूरा याद आया। तो उनके साथ जाती थी, फिर उसके बाद आगरा में ही कुछ कैटलॉग शूट्स हैं, तो मेरा टाइम फिक्स था कि 9 बजे से पहले घर तो घर, और वैसे तो था वो 8 बजे से पहले घर तो घर। मम्मी तो उनका तकिया कलाम था, पापा के आने से पहले आ जाना, बस मम्मी का ये कुछ रहता भी था। करो लेकिन हाँ, पापा, कुछ भी करो, पापा के हाँ। आने से पहले आ जाना। तो जितने भी शूट्स किए मैंने वहाँ पे डिज़ाइनर्स के लिए या एंकरिंग करती, एंकरिंग का तो 1-2 बचता ही था रात को, तो इसलिए शुरू में पापा मम्मी जाते थे जस्ट फॉर द सेफ्टी कंसर्न वाले के वे में। उसके बाद फिर मैं अकेले, कहीं बाहर के इवेंट्स हैं, गोवा के इवेंट्स आते थे या और दूसरे सिटीज़ के इवेंट्स आते थे, वो दिल्ली के। तो फिर मैं 1 साल दिल्ली भी रही, मतलब रही काइंड ऑफ, ज़्यादातर वहाँ रहती थी, आना जाना आगरा में लगा रहता था। जी। तो वहाँ पे भी इवन एंकरिंग में भी, ये मेरी जो कास्टिंग काउच वाली आप बात बोल रहे हो, वो शुरुआत एंकरिंग के टाइम से ही हो गई थी। अच्छा, वहाँ पर एंकरिंग एक, में भी हाँ बोला जी, जाता था अरे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो? हाँ जी, वहाँ पे एक बहुत बड़ी कंपनी थी, जो सारे जो जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं, गुरु रंधावा हो गए, अच्छा। करण औजला हो गया, ये सब, इन सब के जो इवेंट्स स्पॉन्सर करती है वो कंपनी, जो इनको बुलाती है और कॉन्सर्ट्स कराती है। तो मैं उनसे मीटिंग करने गई थी कि सर आप पहले इवेंट का भले ही आप मुझे पैसा मत देना, जस्ट ट्राई मी आउट, क्या पता मैं अच्छा करूँ, तो अगर आपको अच्छा लगे तो उसके बाद से आप भले ही मुझे जितना भी फीस रखनी है उस पर मैं काम करने को रेडी हूँ। कहते हैं ठीक है, एंकरिंग का तो ठीक है, आप में और क्या टैलेंट है? अच्छा। बोला सर एंकरिंग डांसिंग? मतलब, हाँ मतलब ये एंकरिंग अच्छी कर लेती हूँ, डांसर भी हूँ, और थोड़ा बहुत मतलब एक्टिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन अभी तो एंकरिंग ही करनी है। तो मैं समझी नहीं हूँ इससे ज़्यादा और क्या मैं बोल सकती हूँ टैलेंट के लिए।
तो बोलते हैं नहीं नहीं, आप समझिए आप में और क्या टैलेंट है। फिर मैंने 1-2 सेकंड लिया प्रोसेस करने के लिए। मैंने कि सर फिर वो टैलेंट तो मुझ में बहुत मतलब है ही नहीं, वो तो उस बारे में तो नील बट्टे सन्नाटा, वो है ही नहीं मेरे पास टैलेंट। तो आप रहने दीजिए, आप एक काम करिए, आप और एंकर्स हैं जिनके पास वो टैलेंट है, आप उनके साथ काम कीजिए, कोई बात नहीं, मैं स्मॉल स्केल पे काम कर रही हूँ, कम कमा रही हूँ, चलेगा मुझे। तो मैं ऐसे करके फिर वहाँ से वापस आई, लेकिन तब से ये चीज़ शुरू हो चुकी थी, तो मुझे पता चल गया था उससे पहले ही कि ठीक है, थिंग्स वर्क लाइक दिस वे मैनी अ टाइम्स इन दिस इंडस्ट्री। चाहे वो लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बदनाम किया हुआ है, लेकिन आप हाँ कहीं भी देखें, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखें, आप एंकरिंग में देखें, आप डांसिंग में भी देख लें, हर जगह कोई ना कोई आपको एक ऐसा इंसान मिल ही जाएगा जो शायद आपका वो टैलेंट देखने के लिए देखने के बहुत लिए। ईगर रहेगा, आपको उसको टैलेंट वो वाला चाहिए आपको। लेकिन वही कि नॉट माई कप ऑफ टी, तो मैं उस जगह से बहुत प्यार से, बहुत शांति से कि आई एम सो सॉरी सर, आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टैलेंट, तो मैं चलती हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, मैं ऐसे कह के निकल लेती हूँ। फिर उसके बाद तो भाई तुम फ़ोन करो, तुम कुछ भी करो, तुम बोलो कि अरे इवेंट है, कोई बात नहीं है, वो मुझे आपके साथ काम करना ही नहीं है। मेरा वो हो जाता है, मेरा वो इंसान बहुत ज़्यादा नज़र से उतर जाता है, फिर मुझे उसके साथ काम करने में ऐसा लगता है कि यार मुझे ऐसे इंसान के लिए काम भी नहीं करना है फिर। हाँ जी। तो फिर घर वालों को ये लगा कि ठीक है, एंकरिंग करके पैसा कमाया, तो मैं काफ़ी टाइम घर पे वो मतलब मम्मी को भी देती थी फॉर द सेक कि उनको ये रहे कि हाँ खुद के पास नहीं रख रही है, इतनी समझदार है हमारी बेटी, ये वो। तो पूरा एक ये पूरा प्रोसेस था मेरा कि टू मुंबई आने के लिए खाली। गेन द ट्रस्ट। हाँ, फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया, लाइक परसों की मैंने टिकट करा ली पहले। मैंने बोला मम्मी पापा मैं मुंबई जा रही हूँ, देखते हैं। क्यों, मतलब क्या, कैसे, क्या? मैंने कि जा रही हूँ, मुझे एक्टिंग करनी है, ट्राई तो करने दो अब। और उनका ये था, मैं बहुत इमोशनल ब्लैकमेल थोड़ा सा करके, बहुत तो मैंने कभी नहीं किया, हमेशा बात मानी है, शायद इसलिए अब आज तक वो ट्रस्ट बना हुआ है। तो मेरा ये था कि एक बार ट्राई तो करने दो। फिर मम्मी कहती है, मतलब मेरी मम्मी का बहुत बड़ा हाथ है कि पापा को समझाने में, पापा तक बात पहुंचाने में, वो एक बिचौलिया का काम करती थी। मम्मी पापा को पूछो ना, पापा को बोलो ना कि उसको ये करना है और उनको बता देना ऐसे ऐसे है, कुछ बोले और तो उसके बाद मैं आ जाऊँगी, तुम एक बार छेड़ दो ये बात उनसे। तो मम्मी ने बोला कि ट्राई तो करने देते हैं, कल कोई कह देगी कि मुझे कुछ करने नहीं दिया माँ बाप ने। तो ये वाला सीन था, तो उन्होंने बोला ठीक है जा, लेकिन 2-3 महीने में कुछ नहीं होगा तो आ जाना। तो मेरे दिमाग में चल रहा था 2-3 महीने तो मुझे मुंबई के रास्ते देखने में लग जाएंगे, तुम्हें क्या पता। लेकिन मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ओके ओके करके आ गई। फिर फ़ोन आते रहे कि कब आ रही है, 6 महीने हो गए, कब आ रही है, 8 महीने हो गए, अभी मुझे मार्च में 4 साल हो जाएंगे अभी उनको। अभी तक गए ही नहीं आप? नहीं नहीं गई हूँ, अच्छा मतलब वैसे कि उनका अच्छा। स्टार्टिंग में था कि अब हाँ नहीं हो रहा है कुछ तो आजा, क्या कर रही है, क्या कर रही है वहाँ पे, अब अनजान शहर, कोई जान पहचान का नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, कभी कुछ दिक्कत हो जाए तो कौन देखेगा, बीमार पड़ जाए तो कौन देखेगा, वही हर पेरेंट्स का जो कंसर्न रहता है। तो आज मतलब मार्च में मुझे 4 साल हो जाएंगे, तो अब वो इस बात से पीस बना चुके हैं कि ठीक है अब इसको करना है, कर लेने देते हैं। अब वो सिर्फ बोलते हैं क्या सोचा है, क्या सोचा है, क्योंकि हम इस बारे में बात नहीं करते हैं, कुछ आएगा अच्छा कुछ करूँगी मैं, तुम्हें अपडेट दे दूँगी। जी। तो अभी वो इस बात से थोड़ा पीस में है कि ठीक है करने देते हैं, क्योंकि ट्रस्ट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी माँ बाप के सपोर्ट में अपने बच्चे के लिए। नहीं, माँ बाप के लिए तो बच्चे ही बहुत सब कुछ हैं। हाँ जी। पहला शो कौन सा आपको ऑफर हुआ था? पहला शो कौन सा था आपका? पहला शो मतलब मैंने किया, ये मन अति सुंदर मेरा पहला ही टीवी शो था जो मैंने किया। इससे पहले जो मैं बता रही हूँ आपको, लॉकडाउन में एक स्टार भारत का शो आया था, वो वो आपने मना कर दिया था? हाँ, तो उसके बाद से तो यही चला, फिर बैकग्राउंड डांसिंग, एडिंग या आर्ट डायरेक्शन में असिस्टेंट, तो ये सारी चीज़ें चली। फिर मन अति सुंदर का ऑडिशन आया मेरे पास, तो मुझे तब भी दिमाग में चल रहा था यार टीवी का आया है, करूँ नहीं करूँ, लेकिन घर से कंटिन्यू पोकिंग आ रही थी कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है तो आ जाओ। तो मैंने कि चलो ऑडिशन दे देती हूँ, मुझे कहीं जाना था, मैं बहुत जल्दी जल्दी में एक ऑडिशन मैंने बनाया कि अगर इनको पसंद आएगा तो ठीक है, ना भी आएगा तो चलो ठीक ही है कि नहीं मिलेगा टीवी। तब ये था कि नहीं करना नहीं करना। लेकिन वो ऑडिशन फिर शाम को ही कॉल आ गया कि ठीक है आप शॉर्टलिस्ट हुए हो, आप आ जाओ कल लुक टेस्ट के लिए। अभी मेरी फ्रेंड थी साथ में, मेरी फ्लैटमेट है कृतिका, तो वो थी, मैंने उसको बोला कि यार देख ऐसे आया है, क्या करूँ, मुझे नहीं करना टीवी, मुझे पहले इस पर ट्राई करना है कि चलो टीवी तो फिर कर ही लेंगे। कहती हैं कि मम्मी पापा पोक कर रहे हैं ना, तो एक बार तब ये था 2-3 महीने की कंटिन्यूटी ट्रैक आया था, मैंने कि चलो 2-3 महीने का है, चलो ठीक है कर लेती हूँ एक बार को। फिर 2-3 महीने निकल गए। फिर हमारी क्रिएटिव हैं शिल्पी, उन्होंने बोला कि अब तुम्हें परमानेंट होना पड़ेगा शो में।
मैंने कि नहीं, मुझे परमानेंट नहीं होना है, मेरे को 2-3 महीने बोला गया था, मैं 2-3 महीने ही करूँगी, नहीं होना है। कहती है आई एम नॉट आस्किंग यू, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, तुम्हें करना है। फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ, और कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन मैं कर चुकी थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, 1 साल काइंड ऑफ इसे लर्निंग प्रोसेस, मेरी इंटर्नशिप, और क्योंकि टीवी इससे पहले किया नहीं था, और जाके जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने देखी कि हर कैमरा एंगल डिफरेंट है, एड्स में बहुत डिफरेंट है, फिल्म्स में बहुत डिफरेंट है, म्यूज़िक वीडियोस में बहुत डिफरेंट है, और उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट टीवी में है। तो वो समझने में और वो चीज़ें सीखने में 1 महीना मेरा गया शुरुआत का। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इस बहाने एक टेक्निकलिटीज़ जान जाऊँगी, सीख जाऊँगी काफ़ी चीज़ें, तो कर लेती हूँ। तो वो फिर जर्नी वहाँ से शुरू हुई 1 साल तक की। तो 1 साल किया मैंने अच्छे से डेली। और वहाँ के लोगों का जो खास करके प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, वहाँ के जो स्टाफ लोग हैं, हाँ जी। किस तरह का बर्ताव था खास करके लड़कियों के साथ? अरे बहुत 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 प्यारे हैं, सबके सब बहुत प्यारे हैं। मतलब हंसी मजाक चलता रहता है, जितने भी स्पॉट दादा हैं बहुत ध्यान जी। रखते हैं। इवन हमने बोला भी नहीं होगा, उनको ये होता है कि सुबह एक चाय कॉफ़ी मिली, दोपहर हो गई, अरे आपको चाय कॉफ़ी कुछ चाहिए नहीं क्या, चाहिए नहीं क्या, ला दें, कुछ ला दें, कुछ कर दें। और इवन डायरेक्टर्स भी बहुत रिस्पेक्टफुल, हर चीज़ बहुत कामली, बहुत पेशेंस के साथ समझाना। कोई नए एक्टर्स की एंट्री हो रही है, कोई नई न्यू ट्रैक आ रहा है, तो सबको बहुत प्यार से ऐसे डील करना, वरना ऐसे काफ़ी जगह होता है कि लोग चिढ़ जाते हैं या हल्ला करते हैं। तो ये चीज़ मैंने बहुत, इस मामले में खुद को ब्लेस्ड मानती हूँ कि ऐसे टीम के साथ और ऐसे डायरेक्टर्स के साथ मुझे पहला शो मिला, जिसमें मैंने ये भी सीखा कि आप इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जहाँ पर एक्टर शायद वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है लेकिन आपको करवाना है, तो आप उस चीज़ में भी आप कैसे कामली डील कर सकते हो। हमारे डायरेक्टर्स प्यार से जाके समझाते थे, बैठो 2 मिनट बैठो, पानी पियो, ठीक है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। मुझसे भी सवाल पूछा था सचिन सर, हमारे डायरेक्टर जो थे, उन्होंने मुझसे 10 दिन हो गए थे, अब कली का कैरेक्टर आपको पता है कैसा है वो, हाय दैया ये टाइप, मतलब मेरी पर्सनालिटी से बिल्कुल ही पूरा अलग है। हाँ, मतलब मैं एकदम ऐसे शांत रहने वाली और एकदम काम सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ, ऐसे सिंपल, और वो थी एकदम OTT। मेरे को ये बोला जाता था OTT करो, OTT करो, OTT करो। मैं कहती थी यार OTT कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मैं जितना कर सकती हूँ उससे ज़्यादा ही कर रही हूँ, लेकिन उनको फिर भी टीवी में क्या होता है और हाई परफॉर्मेंस चाहिए। तुम्हारे डायरेक्टर ने बैठाया, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं कर पा रही हो। मैंने कि सर मैंने इससे पहले ऐड किया है, म्यूज़िक वीडियो किया है, मैंने फिल्म्स में काम नहीं, लेकिन मैंने कैमराज और ये सब देखा है कैसे क्या होता है, बट मैंने टीवी का आज तक ना कुछ किया है ना मैंने कुछ देखा है, तो मुझे नहीं समझ में आता कि और कितना OTT चाहिए। तो उन्होंने समझाया कि देखो टीवी है, ठीक है, टीवी में ड्रामा नहीं होगा, मसाला नहीं होगा, तब तक ऑडियंस को भी मज़ा नहीं आएगा। तो फिर उन्होंने ट्रस्ट रखते हुए फिर मैंने भी बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत की है मैंने इस कैरेक्टर पे, बहुत सी चीज़ें खुद की डालनी, कुछ कुछ डायलॉग्स जैसे राइटर जो लिख के भेज रहा है, उसके बाद एक लास्ट में मसाले का तड़का लगाना या एक कुछ नमक डालना खुद की पर्सनालिटी से कुछ निकाल के, तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने अपनी खुद की भी ऐड करके उस कैरेक्टर को लाइक ऐसा बनाया कि लोगों ने मुझे नेगेटिव में भी पसंद किया, जो कि उसके लिए मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। स्टार्टिंग में गालियाँ पड़ती थी, वो जो कि सबको पड़ती है, कह रहे तुम राधिका दिव्यम की ज़िंदगी से कब जाओगी, चुड़ैल ये वो, लेकिन फिर धीरे धीरे बाय द टाइम उन्होंने इतना प्यार दिया, नेगेटिव से लेके फिर फ़नी, बीच में एक फ़नी टाइप ऑफ कैरेक्टर बना दिया इसको, फिर थोड़ा ग्रेइश था कि कभी कभी पॉजिटिव है, कभी कभी नेगेटिव, किसी के लिए अच्छी, किसी के लिए बुरी, और फिर बाद में प्रॉपर पॉजिटिव। वरना इनिशियली जब मैं गई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये जो कैरेक्टर है मेरा, ये कभी असली आंसू नहीं बहाएगा किसी के लिए, और बाय द एंड मैं सच में रो रही हूँ राधिका की प्रॉब्लम्स देख देख के, मतलब कली सच में रो रही है राधिका की प्रॉब्लम्स देख के। तो बहुत मेहनत करके मैंने उसको लाइक कैरेक्टर को पूरा अपना के और अपनी चीज़ें डाल के और एकदम मिक्स मैच, खून पसीना लिटरली खून पसीना बहा है। कुछ कुछ ऐसे सीन्स होते थे जिसमें मैं ईंट पे खड़े होकर कहीं ताका झाकी कर रही हूँ और मेरा पैर ट्रिप हो गया, तो उसको काफ़ी रियलिस्टिक बनाने के लिए और वैसे करने के लिए तो मैं काफ़ी बार गिरी हूँ, तो मुझे चोटें भी लगी हैं, लाइक खून निकला है ये वो, तो खून पसीना एक किया है और अपनी खुद की सेल्फ डाली है उस कैरेक्टर में, तो शायद इसलिए ऑडियंस ने इतना प्यार दिया और इतना सराहा, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड। मुझे आपका जो किरदार था ना, वो छाता लेके छाता डांस किए थे आप, मेरे को बहुत पसंद आया था। दुलाली, हाँ, दुलाली नाम था उसका बहुत प्यारा था। बट ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने मुझे जितने बार रूप बदलवाए हैं मेरे शो में, वो शुरू आपके में लिए जो बहुत था अच्छा
फिर जो था शादी के बाद, जो था शादी के बाद भी 3 बार मेरा लुक चेंज हुआ है। फिर उसके बाद फिर वो दुलाली का कैरेक्टर, फिर काम वाली बाई बनाया 1-2 बार, तो दोनों बार मेरे अलग अलग कैरेक्टर, एक बार यूनिफॉर्म और एक बार फिर घाघरा चोली। तो इतने फॉर्म्स ऑफ चेंजेस मैंने देख लिए इसी एक कैरेक्टर में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत कुछ किया मैंने और बहुत कुछ सीखा इस 1 साल में। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आप मन अति सुंदर इतना प्यारा शो था, आपने इतना एंजॉय किया, तो क्यों छोड़ा, क्या कारण था? देखिए, सबको अपनी लाइफ में चेंज और ग्रोथ, ये 2 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप वक्त के साथ खुद को और अपने आसपास की चीज़ों को नहीं बदलेंगे और उसको ग्रोथ में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो फिर वो बोलते हैं ना कि आप जहाँ थे वहीं रह गए वाली चीज़। तो मुझे ये था कि बहुत प्यार मिला, बहुत कुछ सीखा और बहुत प्यारी टीम के साथ काम किया, लेकिन एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव से कि और कुछ अच्छा करने की कोशिश में, और कुछ डिफरेंट कह लो या क्रिएटिविटी फॉर्म में कुछ अच्छा करना है, और कुछ ऐसा करना है कि और ज़्यादा लोग सराहें मेरे काम को, जिसमें मुझे और कुछ अलग करने का मौका मिले, लोग समझे कि मैं इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें कर सकती हूँ। तो उस ग्रोथ पर्सपेक्टिव से मैंने ये डिसीजन लिया, जो कि एंड टाइम पर काफ़ी डिफ़िकल्ट होता गया था, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। फिर जैसे जैसे टाइम आ रहा था मैं बहुत इमोशनल होने लग गई थी। और अभी लास्ट जब मैं अपना कुछ लेफ़्ट ओवर सामान लेने गई थी इन दिसंबर, तब मैं जाके लिटरली गई हूँ सेट पे, तो वो न्यू कली खड़ी थी, सर उसको इंस्ट्रक्शन कुछ दे रहे थे कि कली हटो कली हटो, तो मुझे लगा मुझे दे रहे हैं, मैं वहाँ से दौड़ी, फिर मुझे याद आया वो मुझे नहीं बोल रहे हैं। फिर मैं जाके तुरंत रोई हूँ सिर्फ, लाइक स्पेशली राधिका से, जैसे ही मैंने राधिका को हक किया तनिष्क को, मैं रोई हूँ। मैंने कैसे कैसे कंट्रोल किया है, क्योंकि याद आती है, आप 1 साल सुबह शाम दिन रात आप साथ में हुए, आप एक फैमिली बन चुके हो, आप हर चीज़ आपस में शेयर कर रहे हो, आप साथ में खा रहे हो, साथ में उठ रहे बैठ रहे हो और साथ में आ रहे जा रहे हो, तो एक फैमिली है। तो आप 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है, 365 डेज़। तो उसके बाद अगर एकदम से आप रैंडमली हट रहे हो उस चीज़ से, और आपको पता है कि आप कल से नहीं मिलने वाले हो डेली आप इन लोगों से, तो इवन हेयर दीदी हो गई, मेकअप दादा हो गए, मुझे सबके बारे में सबको देख देख के मुझे सिर्फ ऐसे रोना ही आ रहा था। मैंने कहा कल से कोई नहीं दिखेगा मुझे। लेकिन फिर उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि करियर भी इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं बहुत नहीं, important है। सबसे ज़्यादा, काफ़ी क्योंकि जो अपना शहर अपना घर छोड़कर आते हैं वो सिर्फ अपने करियर के बेसिस पर ही आते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कि ठीक है, मिलना जुलना लगा रहेगा, मिलते रहेंगे, और बट कुछ करना है, कुछ करने आए थे, उस तरफ कदम रुकने नहीं चाहिए, बस बढ़ाते रहिए। तो बस उतार चढ़ाव, इमोशनल राइड्स और ये सब होगा, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन चलते रहिए बस। जी, प्यार मोह माया छोड़ के आगे बढ़िए। हाँ हाँ। जी, एक रील था आपका, मैं आपके यूट्यूब जो आप ब्लॉग बनाते हो उसमें आप सोए थे और मनन, हाँ मनन आके आपका पीलो से आपका मुंह दबाते हैं। हाँ हाँ हाँ। और ऐसे ही कुछ प्रैंक होता है सेट पे जो आप बताना अरे, चाहोगे? बहुत प्रैंक होते हैं, और प्रैंक में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मन ही करता है, और मतलब तनिष्क को तंग करने के लिए, क्योंकि वो मेरे साथ पहली बार उसने प्रैंक किया था, तो मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि करके कौन गया। रात को 2 या 2:30 बज रहे थे कुछ। हाँ, रात नाइट शूट चल रहा था हमारा, रात के 2-2:30 बज रहे थे। तो मुझे जैसे ही कहीं जगह मिली, मेरा क्लोज नहीं चल रहा था, किसी 2-3 और लोगों का चल रहा था, तो मैं सो गई। मेरे को पता क्या है, और ऐसा भी नहीं कि तुरंत आते ही मैं इतनी गहरी नींद में थी कि मुझे 2-3 सेकंड लगे रियलाइज़ करने में कि मुझे सांस नहीं आ रही है। फिर मैं उठी हूँ, मैंने पीछे देखा है और मुझे कोई दिखा नहीं। फिर मुझे उठ के मैंने देखा, नहीं अच्छा, तब मुझ में इतनी एनर्जी नहीं थी। मुझे ये था कि यार सोने दो, तुम करके गए, कर लो, खुश रहो, तुम्हें मज़ा आया ना करके, तुम खुश रहो। मैं सो रही हूँ दोबारा, मैं दोबारा सो गई। तो प्रैंक बहुत ज़्यादा तो नहीं, ऐसे जैसे मैंने और बाकी साइड्स पे देखा बहुत होता रहता है, लेकिन यहाँ पे कभी कभी होता है, लेकिन मज़ा आता है। फिर वो कभी कभी वाले में एक एक्साइटमेंट, एक फ़न फैक्टर भी रहता है कि अरे जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि क्या होने वाला है, लेकिन तब कुछ ऐसा प्रैंक हो गया, तब बड़ा मज़ा आता है। हर कोई करता है, मतलब कोई ना कोई करता ही रहता है। और सबसे पहला प्रैंक मेरे साथ डायरेक्टर्स ने किया था। क्या प्रैंक था वो बताना चाहोगे? मेरा एक सीन था सुजाता जी के साथ, जिसमें मैं उनके साथ सो रही थी, शादी से पहले वाला। हाँ, तो उसमें मैं सो रही थी और ब्रेक टाइम होने वाला था। तो सर ने क्या किया, कट नहीं बोला, बस शायद उनको इशारे में बता दिया कि हो गया चलो, और सबको ब्रेक बोल दिया, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। और मैं सो रही हूँ वहाँ पे, सो रही हूँ।
फिर मैंने थोड़ा ऐसे खोल के देखा और सामने कोई नहीं है, पूरे रूम में कोई नहीं है। मैं बाहर जाके देख रही, सर कहाँ गए? कहते ब्रेक हो गया, तुम आगे कर रही हो, सोने आई हो यहाँ पे। फिर उन्होंने बोला वेलकम टू मन अति सुंदर। तो वहाँ पे हर जो कैरेक्टर है जो कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ने वाला है, उनके साथ ये प्रैंक होके उनका वेलकम होता है। तब कहते हैं कि अब यू आर मन अति वेलकम सुंदर। इन मन अति सुंदर। मतलब जितना प्यारा नाम है उतना प्यारा वहाँ के लोगों हाँ भी है। हाँ, बहुत बहुत प्यारे हैं। बहुत ऐसा भी नहीं, कभी ऐसा लगता ही नहीं था कि बहुत ज़ोर पड़ के हमें कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि मस्ती मजाक चल रही है, हम बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं, और तो पता ही नहीं चलता था टाइम। बस कभी कभी जब 20 आवर्स हो जाते थे तब नींद पता चलती थी कि हाँ नींद आ रही है, ये वो। लेकिन कैमरा ऑन होते ही सब अपने अपने कैरेक्टर में पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से कर रहे हैं। तो ऑन कैमरा कभी किसी ने आई डोंट थिंक सो लगने भी दिया है कि हमने 2 दिन तक कंटिन्यू शूट किया या पूरी रात शूट किया। तो ये बहुत अच्छी बात थी, और ये अच्छा भी लगता है मुझे कि ऐसी टीम के साथ, ऐसी हार्ड वर्किंग टीम के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। जी। सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ बन गई थी आपकी? तनिष्क, मनन और भी? तनिष्क के साथ, क्योंकि हमने हमारा एक रिलेशन भी बहुत रोलर कोस्टर रहा है। इनिशियली इतनी मैं बात करती नहीं थी, मतलब मेरी बहुत कम आदत है, मैं खुलने में बहुत टाइम लेती हूँ। तो लोगों को लग जाता है अरे इसको एटीट्यूड प्रॉब्लम है, लोग हाँ, ऐसा समझ लेते सही है, हैं। बात सही है। हाँ हाँ हाँ। तो लेकिन फिर जब मैं खुलती हूँ तो फिर मैं एकदम ऐसे दिलो जान से प्यार करती हूँ, और एकदम हाजिर, जब बोलो तब वाली। लेकिन इनिशियली जैसे मैं नहीं ज़्यादा बात कर रही हूँ, मैं अपने आप में रह रही हूँ, क्योंकि सब लोग पहले से थे मुझसे, 3-4 महीने पहले से जब शो शुरू हुआ था सब लोग एक साथ में तब से थे। मैं नई आई थी वहाँ पर, तो मुझे ऐसे होता था कि यार इनको बस ये ना लगे कि मैं ज़बरदस्ती ग्रुप में घुसने की कोशिश कर रही हूँ, या उन लोगों से ज़्यादा वॉनबी वाला मुझे नहीं दिखाना था। तो मैं थोड़ा अपने आप में रहती थी, सबसे थोड़ी थोड़ी बातें करती थी। तो उसके बाद बॉन्डिंग हुई, अच्छी हुई। फिर थोड़ी थोड़ी सी, जैसे हर रिश्ते में खट्टी मीठी बातें होती हैं, थोड़ी खटास भी आती है, तो थोड़ा वो भी आया, थोड़ी गलतफहमी कि ये वो, क्योंकि सेट है वहाँ पे, मान लो हर तरह के लोग हैं। किसी ने कुछ सुना लेकिन कुछ और डिलीवर हो गया, किसी ने कुछ और सुना कुछ और बोल दिया, ये वाली चीज़ें। तो वो क्लियर आउट करके, मतलब 2 महीने तो बीच में ऐसे आए थे कि हमने बात नहीं की थी आपस में। अच्छा। तनिष्क को मैंने, हमारा सीन होता था साथ में, हम आमने सामने खड़े हैं, सीन है, देवरानी जी भाभी गले लग रहे हैं, और कट होते ही वो इधर मैं इधर, मतलब ऐसे। क्या कारण था जो झगड़ा हुआ कारण दोनों वही में? मैं बोल रही हूँ कि गलतफहमी, कि आपने कुछ सुना लेकिन, मतलब किसी और मिडिल पर्सन ने कुछ सुना लेकिन कुछ और जाके बोल दिया, वो वाली चीज़। अब इवन दो वो जानबूझ के नहीं कर रहा, लेकिन उसने जो सुना, लेकिन उसको ये नहीं पता ना कि अगले इंसान ने किस इंटेंशन से बोला है, कि उसका अच्छा इंटेंशन है, बुरा इंटेंशन है। तो आप कुछ भी ऐसे ही सुन लो, जैसे आप टेक्स्ट मैसेज पढ़ रहे हो, कोई बहुत प्यार से कुछ बोल रहा है लेकिन आपको पता नहीं है वो किस इमोशन से बोल हाँ रहा है। हाँ, वो पता नहीं चलता। हाँ, तो वो एक गलतफहमी पैदा कर देती है, छोटी छोटी बातें, अगर आप क्लियर आउट नहीं करते हो। अब मेरा ये नेचर जो मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे ही सीखा है कि बस अगर आपने कुछ सुन लिया ना कि उसने कुछ बोला, ये वो छोटी से छोटी बात भी यार, अब सामने से जाके बात कर लो लो। कि यार मैंने ऐसा सुना कि सच है या फिर ऐसे ही है, ये वो। तो मेरा भी आप क्लियर सेम आउट नेचर कर है। लो। हाँ। तो उससे क्या आपका रिश्ता और उसमें क्लैरिटी वो बनी रहती है। तो बीच वाले को पकड़े आप दोनों मिल के फिर? नहीं, फिर हमने सोचा कि यार ठीक है, जो हो गया। कौन एक था वो मिट्टी बीच वाला, डालो। बताना चाहोगे? कौन ऐसे, वही ना कि मुझे नहीं पता कि मान लो अगर मैं अभी आपसे बैठ के कोई बात कर रही हाँ, हूँ, हाँ। अब पीछे से कोई जा रहा है और उसने कुछ सुना, सुन लिया। लेकिन उसने ये नहीं पता उसे कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस बारे में बात हो रही है, किस वे में बात हो रही है, और वो किसी और जाके कुछ और बोल दे रहा है किसी को जिसके बारे में बात हो रही है, कि अरे वो तुम्हारे बारे में कुछ तो बात कर रहा था। तब उसे नहीं पता उसने क्या बात करी, लेकिन उसका जो बताने का तरीका, उससे लगेगा कि अरे पता नहीं क्या ही बात कर रहा होगा। तो वही वाली चीज़। लेकिन फिर बाद में जैसा था कि अरे साथ में सो रहे हैं, रात में नाइट शूट चल रहा होता था, तो सोफे पे साथ में बैठे हैं, सो रहे हैं। टाइम टू टाइम सबके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है कि जब शादी का सीक्वेंस चल रहा था तब मेरी वैनिटी के सुजाता जी के साथ थी। तो सुजाता जी के साथ नहीं थी, बल्कि बुआ दादी के साथ मेरी वैनिटी थी। लेकिन तब ऐसा बड़ा शौक था, वो सुजाता जी बहुत रील्स बनाती हैं, तो मेरा रहता है कि कभी साथ में बनाते हैं, कभी साथ में बनाते हैं। तो हमने डांस की रील्स साथ में बनाना शुरू की, हमने 2-3 रील्स बनाई, तो उनसे इस वे में मैं बहुत क्लोज हो गई। और जब मुझे लैला को लेना था जो मेरी पेट है, हाँ। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं क्या करूं, मैं लूं नहीं लूं। तो अरीना जी जो कविता जी हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि देख, तू दुनिया की मत सुन के अरे कितना डिफ़िकल्ट रहेगा, तू कैसे मैनेज करेगी, क्या वो तेरा दिल कह रहा है कि तू ले और तू कर पाएगी, तू उतना श्योर है अपने अंदर, तो तू कर ले। तो वो सबसे बड़ी मोटिवेटर थी इस मामले में कि मैं लैला को लेकर आई। और
सीरियसली मुझे तब से अब तक बहुत सारे, मेरी दुनिया ऊपर से नीचे हो गई है। मैं पहले अगर इस टाइम में जो मैंने शो छोड़ा, मेरे प्लान्स ये थे कि शो छोड़ने के बाद 1 महीने जो मैं गैप लूँगी अपने लिए, मैं ट्रैवल करूँगी। मुझे ट्रैवल करने का बहुत शौक है, मतलब सोलो ट्रैवलिंग मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है कि मैं कहीं ना कहीं या तो इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया कहीं मैं सोलो ट्रैवल करके आऊँगी 15-20 दिन का। लेकिन फिर वो आई तो ऊपर नीचे बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन कभी मुझे ऐसे रिग्रेट नहीं हुआ किसी चीज़ का कि अरे यार मैं नहीं कर पाई इस वजह से, नहीं। लेकिन क्योंकि वो जो मुझे प्यार दे रही है, जो मेरे मोमेंट्स उसके साथ होते हैं, कि आप अकेले थे पहले, ठीक है, आपके दोस्त हैं, ठीक है, लेकिन आप एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत ऐसे अकेला लगता है ऐसे अनजान शहर में। आप कितना भी खुश रह लो, आपकी सोशल मीडिया लाइफ कितनी भी हैपनिंग हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता है कि यू आर ऑल बाय योर सेल्फ। तो वो एक जो कमी थी, वो एक जो खालीपन था, वो लैला लेला ने आके भरा पूरा कर के। दी। हाँ ये पॉडकास्ट के बाद लेला को भी हम दिखाना चाहेंगे यहाँ हाँ हाँ हाँ, पे, बिल्कुल। आखिरकार लेला है कौन। हालांकि जो इंस्टाग्राम पे मुझे जी, देखते हैं उनको सबको पता है, सब क्योंकि मेरी आधी से ज़्यादा हाँ, स्टोरीज अब तो लैला की होती है, लेला लैला के साथ, अरे लैला ने ये किया वो किया, ये सब कुछ। यहाँ पे भी लेला काफ़ी परेशान कर अभी रही मुझे लग है। रहा है वो सो गई है, वरना उसकी हाँ, आवाज़ आ आवाज़ जाती आती है है। अब तक। साथ ही और क्या कुछ प्लानिंग है आपका, ओटीटी पे जाना है या वेब सीरीज़ वगैरह, क्या क्या प्लानिंग है, बताना चाहोगे? प्लानिंग मैं कुछ ऐसा दिमाग में अब स्पेसिफिकली कुछ लेके नहीं चल रही हूँ कि नहीं मुझे सिर्फ यही करना है तो यही करना है। मैं सिर्फ अच्छे प्रोजेक्ट्स देख रही हूँ, कि चाहे वो टीवी के हों या ओटीटी पे वेब सीरीज़ हैं, फिल्म हैं, लेकिन रोल कितना चैलेंजिंग है मेरे लिए, रोल में कितना अपनापन और कितना मुझे अंदर से एक आवाज़ आती है ना कि अरे हाँ यार ऐसा कुछ करना है। तो मेरे पास कुछ भी काम आ जाए, लेकिन अगर जिस काम के लिए मेरे अंदर से आवाज़ आ गई, चाहे वो ओटीटी है, चाहे वो टीवी है, कुछ भी है, मैं वो काम करूँगी। मुझे क्रिएटिविटी बहुत पसंद है जिसमें चैलेंजेस हों और आपको लगता हो जो अरे यार ये मैं नहीं कर सकती। जैसे इसमें मन अति सुंदर में था, मुझे लगता था इससे पहले कि मैं कॉमेडी सीन्स नहीं कर सकती क्योंकि मुझसे कॉमेडी नहीं हो पाएगी, मैं खुद को कॉमेडी वे में नहीं देख पाती थी इससे पहले। लेकिन जैसे जैसे राइटर ने लिखा, कॉमेडी सीन्स करने शुरू किए, तब मुझे पता चला हो मैं कॉमेडी भी कर सकती हूँ। तो ऐसे कुछ चीज़ें जो शायद मुझे नहीं पता हो और वो रोल मेरे अंदर से निकाल के आए, तो मैं ऐसा कुछ ज़रूर करना चाहूँगी। तो मेरा कुछ ऐसे स्पेसिफिकली डिसाइडेड नहीं है कि क्या ही करना है, बट हाँ कुछ शोज़ के भी ऑडिशंस दिए हैं एज लीड न्यू शोज़ के, तो लाइक जस्ट फिंगर्स क्रॉस की कुछ होता है तो अच्छी बात है, वरना इट्स ऑल हैपन फॉर अ रीज़न, एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न, उसमें मैं बहुत मानती हूँ। जी, आपको ये नहीं लगता कि कोई भी शो ख़त्म होने के बाद या कोई भी मूवी ख़त्म होने के बाद एक एक्टर की, आर्टिस्ट की ज़िंदगी आपस से स्टार्टिंग से चालू हो जाती है, मॉक हाँ टेस्ट जी, देना? बिल्कुल बिल्कुल। इवन स्टार्टिंग से, और लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा मिथ बना दिया है, क्योंकि जो इस इंडस्ट्री से नहीं है शायद उनको ज़्यादा लगता है कि अरे यार अब तो काम ही काम होगा, या जो इनिशियल लोग आते भी हैं उनको लगता है हम एक काम कर लेंगे तो हमारे पास, जैसे मैंने बताया पहला ऐड जो मिला था कि इसके बाद तो मेरे पास काम ही काम होगा, तो वो मिथ मेरा काफ़ी टाइम पहले ही टूट चुका था। मुझे पता था कि, और मेरे दिमाग में ये भी था, इवन सेट पे भी सबने मुझे बोला सोच ले, तू सोच ले, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि तू छोड़ेगी और तुझे तुरंत कुछ काम मिल हाँ, जाए, सही बहुत बात टाइम है। भी लग सकता है। तो मैंने बोला कि यार ये चीज़ें मैं कंसिडर कर चुकी हूँ, मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि 2 महीने ना मिले, 3 महीने ना मिले, 4 महीने ना मिले, लेकिन आई नीड चेंज मुझे अपने करियर के लिए। क्योंकि जब मैं बॉम्बे आई थी तब तो मैं बिल्कुल ही खाली हाथ आई थी, नो कॉन्टैक्ट्स, नथिंग, नॉट, आई डिडंट इवन न्यू वन पर्सन। अब तो फिर भी इतने लोग जानते हैं, पहचानते हैं, इतने लोगों से बातचीत है, तो उसके कंपैरेटिवली देखा जाए तो मेरे पास अभी बहुत कुछ है। जी, तो इतना मुझे थोड़ा सा एक नर्वसनेस है, हल्का फुल्का अच्छा वाला डर है। 2 तरह के डर होते हैं, एक अच्छा वाला डर, एक बुरा वाला। अच्छा वाला डर जो आपको मोटिवेट करता है कि आप कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप थोड़ा रिस्क लेके देखो, क्योंकि बिना रिस्क के आई डोंट थिंक सो कुछ भी काम पॉसिबल है। सही बात। तो जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आप उस जगह पहुंचोगे ही नहीं जहाँ पर आपको पहुंचना है। तो मेरे लिए वो रिस्क था एक टर्निंग पॉइंट, कि मुझे पता है मैं ये छोड़ूंगी, तो इसके बाद कोई श्योरिटी नहीं है कब मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये रिस्क लेना चाहूँगी। तो इस बेसिस पे मैंने किया कि अभी मुझे ये है कि इट्स लाइक अभी यहाँ तक पहुँची हूँ इतने टाइम में, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लिखा ही होगा ऊपर वाले ने इसके बाद भी, तो आई जस्ट बिलीव इन गॉड इन दैट वे। जी, सभी के सपनों के राजकुमार होते हैं। आपके सपनों का राजकुमार कौन है, या आप अभी भी तलाश कर रहे हो? अरे मैं तलाश भी नहीं कर रही हूँ और मुझे जी। पता भी नहीं है कि कौन है, क्योंकि अगर वैसे अभी कोई देखा मिला नहीं ऐसा? नहीं, लाइक सच्ची में वैसे कोई, क्योंकि अभी आजकल एक टर्म बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, हर किसी के पास एक ही लाइन है बोलने के लिए, वी आर नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट।
हम वी आर नॉट श्योर कि हम एक रिलेशनशिप के लिए रेडी हैं या नहीं। ये बहुत कॉमन लाइन है, ये सबके पास है। तो और मैं उस वैसी इंसान कभी रही ही नहीं हूँ जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती हो। हाँ। तो मुझे ऐसे लोग अपनी लाइफ में फिर चाहिए भी नहीं कि तुम कंफ्यूज हो कि तुम्हें ये चीज़ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए या नहीं चाहिए। तो इससे अच्छा है तुम मत ही रहो। तो वो वाला एक सीन है, और वो 90% ऑफ द यंगस्टर पॉपुलेशन इन दिस जनरेशन सबका वही है कि वी आर नॉट रेडी। तो मैंने बोला कि ठीक है, इवन दो आई एम रेडी, लेकिन मुझे ऐसा कोई नहीं चाहिए हु इज़ नॉट रेडी। तो जब टाइमली जब होना होगा और आना होगा तो अपने आप हो जाता है, अपने आप मिल जाता है। और अब तो और ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो गई है, क्योंकि जो भी इंसान लैला को मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं करेगा वो चाहिए ही नहीं मुझे। लैला को पहले प्यार करो, फिर मैं सेकंड। क्या बात है। जी। और क्या क्या खूबी होनी चाहिए अब बताना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट के जरिए एक लड़के में? सबसे 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 बड़ी बात काइंड हार्टेड। मतलब जैसे जिसका कोई ऐसे डिफरेंस ना हो कि जैसे कोई बहुत बड़े इंसान से बात कर रहा है, मान लो आपके सामने एक मिनिस्टर खड़ा है, आप उससे जिस वे में बात कर रहे हो, आप एक वेटर से भी उस वे में बात कर रहे हो। सही बात। एक वे ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ टॉकिंग, कि आपको पता होना चाहिए कि काइंडनेस आजकल के टाइम में कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि आपको किसी को भी ऐसा छोटा फील नहीं कराना, और किसी को ऐसा फील नहीं कराना जो शाम को जाके इस बात को सोच के कोई आपकी वजह से एक आंसू बहाए या दुखी हो, अपना मन दुखी करके रहे कि अरे आज हमें किसी ने ऐसा बोल दिया। तो डोंट बी द रीज़न ऑफ दैट फॉर एनी पर्सन। सबसे बड़ी बात वो है। बाकी गुड लुक्स तो सबसे पहले भी नहीं, सेकेंडरी गुड लुक्स आते हैं। काइंडनेस के बाद गुड लुक्स चाहिए। गुड लुक्स, गुड हाइट, गुड फिजिक, और पैशनेट। भले कोई भी इंडस्ट्री में हो, कोई भी फील्ड में हो, बस अपने काम को लेके उतना ही पैशनेट हो जितनी शायद मैं हूँ, या मुझसे ज़्यादा हो तो और अच्छा होगा, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि अरे यार ये इतना पैशन से अपना काम कर रहा है, इतनी मन लगा के लगन करके। तो वैसा भी मनी नहीं, मनी, क्योंकि अगर आप किसी आजकल काम की को लेके लड़कियां मनी पैशनेट ढूंढती हो हैं ना, ज़्यादातर। हाँ, तो लेकिन मुझे नहीं पता, ढूंढती हैं, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। लेकिन अगर आप किसी काम को लेके पैशनेट हो तो वो मनी का रास्ता अपने आप बन जाता है आपके लिए। तो वो एक फैक्टर है कि जिसमें आप साथ मिलके भी काम कर सकते हो, आप साथ मिलके भी सक्सेसफुल हो सकते हो। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारी इंडस्ट्री में है रवि दुबे एंड सरगुन मेहता। उन्होंने एक साथ एक शो से शुरू किया था, तब उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि वो अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोलेंगे, लेकिन वो साथ में रहे, एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक दूसरे को समझा। तो एक वो वाला एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक अफेक्शन की आप अपने साथ साथ अपने पार्टनर की ग्रोथ भी देखना चाहते हो और उनमें उनके बीच में रुकावट नहीं बनना चाहते। तो मनी अपने आप आएगा, ऊपर वाला अपने आप देगा, और वो एक फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इनिशियली। तो वो हो जाएगा, आप साथ में रहोगे, साथ में मेहनत करो, काम करो, हो जाता है। साथ ही आप एनिमल लवर भी हो, लैला भी है आपके पास। होते हैं ना बहुत सारे फेस्टिवल हो गए, जैसे दिवाली हो गए, उसमें काफ़ी एनिमल जख्मी भी हो जाते हैं, काफ़ी परेशान भी होते हैं। क्या कुछ आप अपने तरफ से राय देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? क्या चाहते हो आप गवर्नमेंट से? देखिए, गवर्नमेंट को ये इस मामले में डिस्कशन बहुत सालों से चलता आ रहा है, लेकिन मुझे कहीं भी कोई चेंज दिखा नहीं। कि ऐसे तो 3-4 साल पहले भी अगर आप आर्टिकल्स उठा के देख ले, तब भी बहुत सारे एक्टिविस्ट थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इस बारे में आवाज़ उठाई कि से नो टू क्रैकर्स, पटाखे नहीं फोड़ो, या दिवाली है, दिवाली इज़ नॉट ऑल अबाउट पटाखे, इट्स अ फेस्टिवल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। जिस दिन श्री राम जी घर आए थे, तो इट्स अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। तो आपको ज़रूरी नहीं आप पटाखे फोड़ के ही मनाओ कि तभी वो दिवाली होगी। लेकिन आप हर किसी को वो चीज़ नहीं समझाते घूम सकते, लेकिन जो आप कर सकते हैं अपने लेवल पे, कि आप कहीं से जा रहे हो, आपको कुछ दिख रहा है, कोई जानवर दिख रहा है, इवन दो डॉग है, कैट है, कोई भी है, तो आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि आप उसको एक सेफ़ जगह पर पहुंचा दो जहाँ पर शायद उसको डर ना लगे। क्योंकि जब डर लगता है ना एक जानवर को, उसको खुद नहीं समझ में आता कि वो वहाँ रहे, वो कहाँ जाए, वो क्या करे। तो आप उसको एक सेफ़ जगह प्रोवाइड करवा सकते हो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फंड्स हैं तो आप, अच्छी बात है, फंड्स हैं तो आप शेल्टर होम खोलो। आप, क्योंकि अभी मैं उस लेवल पे कुछ नहीं कर सकती, तो मैं सिर्फ अपने कुछ दोस्त जो ये इस काम में हैं, तो मैं सिर्फ एक मीडिएटर का काम अभी करती हूँ। कि अगर मुझे पता चला है कि किसी को अडॉप्ट करना है, या मुझे पता चला है कि उस एरिया में कोई ज़ख्मी जानवर है, तो मैं एक मीडिएटर का काम करते हुए उनको इन्फॉर्मेशन पहुँचाती हूँ कि आप इस एरिया में प्लीज़ आइए और प्लीज़ देखिए ये चीज़। तो मैं अपने लेवल पे जो कर सकती हूँ मैं वो अभी कर रही हूँ। तो सबको वही है कि सब ये होता है ना कि अरे नहीं, जब हमारे पास पैसे होंगे तब हम शेल्टर होम खोलेंगे। दैट्स नॉट एन एनिमल लवर विल डू।
वो काम होता है कि आप अपने लेवल पे रहते हो, भले ही आज आपके पास पैसा नहीं है वो चीज़ करने का, लेकिन आपके पास रिसोर्सेज हैं। आप एनजीओज़ को कांटेक्ट करके आप उन एनिमल्स की मदद कर सकते हो, उनको अडॉप्शन के लिए आप स्टोरीज़, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म दीज डेज। आप स्टोरीज़ लगा सकते हो कि अरे आई फाउंड दिस क्यूट लिटिल पपी, द क्यूट लिटिल कैट, किसी को अडॉप्शन के लिए चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो। आप ये कर सकते हो। आप दिन का एक टाइम का खाना आप दे सकते हो उन्हें जाके, तो आप अपने लेवल पे कुछ भी कर सकते हो। ये कोई बहाना नहीं होता जो बहुत से लोग बोलते हैं नहीं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, जब होगा तब हम ज़रूर करेंगे। तो दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग आई गेस। सभी लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ गलतियां किए रहते हैं, आप भी किए रहेंगे। आपके आपके लाइफ का ऐसा 3 गलतियां क्या है जो आप दोबारा नहीं दोहराना चाहेंगे? पहली गलती कि मैं बहुत ज़्यादा ओपन अप हो जाती हूँ लोगों से। अगर मुझे, जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मेरी गलती ये होती है कि मैं उनको अपने जैसा समझ लेती हूँ। अपने जैसा एज इन कि मैं अगर अच्छी इंटेंशन से, प्योर इंटेंशन से बात कर रही हूँ तो अगला बंदा भी प्योर इंटेंशन से बात कर रहा होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो मुझे लोगों को पहचानने में थोड़ा सा समय लग जाता है, और उस वजह से काफ़ी बार ये भी हुआ है कि अरे मैं किसी को अच्छा समझ रही हूँ लेकिन मुझे बाद में सुनने को मिल रहा है वो मेरे बारे में ऐसी बातें करते घूम रही है या ऐसी बातें करते घूम रहा है। तो वो चीज़ एक गलती मेरी रही है और जिसको मैं सुधारना चाहूँगी। एज इन मैं एक फ़िल्टर चाहती हूँ मैं लाइक अपने दिमाग में कि एटलीस्ट मुझे सिर्फ एक सेंस हो कि आप किस वे में अगला इंसान मुझसे बात कर रहा है, और हर किसी को अपने जैसा ना समझें। वो एक गलती। दूसरी, अब मुझे सोचना पड़ेगा। मुझे लगा था आप पूछेंगे ये वाला सवाल, लेकिन पूछेंगे तो भी एक आंसर है मेरे पास। आपने 3 गलतियाँ पूछ ली अब। हाँ, एक दूसरी गलती ये है कि कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा अपने जोन में हो जाती हूँ। जैसे और इस वजह से बहुत से दोस्त मेरी लाइफ में नहीं टिकते हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मुंबई में 4 साल से होते हुए भी मेरे 2 या 3 गिने चुने फ्रेंड्स हैं जिनसे भी बहुत कम मिलना होता है। तो वो गलती है कि मैं बहुत खुद में टाइम मुझे चाहिए। अगर मान लीजिए मैं आज आपसे मिल रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ, हो सकता है कल से अगले 10 दिन तक मेरा बात करने का मन ना करे। मेरे को खुद में मैं हाइबरनेट जोन में चली जाती हूँ कि मुझे खुद के साथ टाइम चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मुझे लाइक सोशली इन्वॉल्व नहीं होना है। और अगर आप मेरे सच्चे दोस्त हो तो आपको ये चीज़ पता होगी कि मेरा एक ऐसा फेज़ आता है, लेकिन आप हमेशा दूसरे पे डिपेंड नहीं रह सकते कि वो आपको समझेगा। थोड़ी बार आपको खुद भी लाइक इतना एफर्ट लेके कि उसको, अगले इंसान को इन्फॉर्म कर दो कि यार अभी आई एम नॉट इनटू दैट फेस, तो मैं इतना बात नहीं करूँगी, इतना नहीं मिलूँगी, प्लीज़ डोंट माइंड। तो आप अपनी साइड से इतना कर सकते हो। तो मैं ये चीज़ एक गलती है मेरी जो मैं शायद चेंज करना चाहूँगी। और मुझे अब हाँ, एक और है, याद आ गई कि डोंट स्टे डिसकनेक्टेड विद योर फैमिली फॉर सो लॉन्ग। जैसा मैंने आपको वो फेज़ बताया जो मेरा 4 महीने का फेज़ था जिसमें आई वॉज इनटू लाइक वेरी डिप्रेस्ड जोन, तो मैं बिल्कुल ही डिसकनेक्टेड हो गई थी अपनी फैमिली से। मैं 10-10 दिन, 15-15 दिन घर पे बात ही नहीं कर रही हूँ, फ़ोन भी आ रहा है तो मैं देख के छोड़ दे रही हूँ। लेकिन बाद में बाय द टाइम जब आप बड़े होते हो, जब आप के पास ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, जब आप समझने लग जाते हो चीज़ें, तब आपको रियलाइज़ होता है कि अरे यार हमने बहुत गलत किया। भले ही आप किसी भी जोन में हो, आपका दिमाग ख़राब है, आप बहुत थक हार के पूरे दिन में आए हो, आपको बहुत बहुत बुरा दिन गया आपका, लेकिन वो आपकी फैमिली है, वो हमेशा से थी, हमेशा से रहेगी, और मतलब हमेशा आपके साथ वही खड़ी रहेगी आपकी फैमिली। तो आप कभी भी उनसे डिसकनेक्टेड ना हों। तो वही जो मेरी गलती थी मैं उसे ज़रूर सुधारना चाहूँगी, और काफ़ी टाइम से बहुत सुधार रही हूँ। मैं डेली मम्मी से 2 टाइम बात करती हूँ दिन में, इवन तो मेरा दिन अच्छा है बुरा है। और मुझे अगर किसी बारे में बात नहीं करनी तो मम्मा को सीधा बोलती हूँ। जैसे मम्मी पूछती है अभी क्या चल रहा है, क्या सोचा है, मैं कहती हूँ मम्मी चल रही है कुछ चीज़ें, अभी पूछो मत, कुछ हो जाएगा तो मैं बता दूंगी, अभी मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, मैं बोल देती हूँ। रादर कि मैं पहले शायद 2-3 साल वाली सिमरन होती तो मैं इसी बात पे लड़के झगड़ के मैं फ़ोन काट के मैं बात नहीं करती 3-4 दिन, वो वाली चीज़। तो ये 3 गलती। अभी सिमरन चेंज हो चुकी है। अरे लैला के आने के बाद मैं शायद बोलूँगी बहुत ज़्यादा, एक मनाती सुंदर के बाद और एक लैला के आने के बाद बहुत ज़्यादा चेंज। मनाती सुंदर ने थोड़ा ये भी सिखाया है कि जैसे पहली वाली गलती कि हर किसी को अपने जैसा नहीं समझने वाली गलती, और लैला के आने के बाद एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की समझ में आ रही है कि आई एम काइंड ऑफ अ मदर टू हर एंड शी इज़ काइंड ऑफ अ डॉटर टू मी। क्योंकि हर जो माँ अपने बच्चे के लिए करती है सुबह से रात तक मैं वो कर रही हूँ। तो एक
सेक्रीफाइसेस जो आप कर रहे हो, इवन दो वो आपके लिए इतने मैटर नहीं करते कि आप उनको रिग्रेट करो, लेकिन आपको समझ आता है कि यार हम एक जानवर के लिए इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, तो हमारी माँ ने, हमारी फैमिली ने कितने हमारे लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए होंगे। इवन मैं 8 साल बाद हुई थी मम्मी की शादी के, आफ्टर 2-3 ऑपरेशंस, तो वो तो मैं और ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ के लिए कि इतनी तकलीफ़ झेल के, इतना कुछ सह के, क्योंकि अगर आप अपनी बॉडी में 3 से 4 ऑपरेशंस करा रहे हाँ हो हाँ। टू ब्रिंग समवन इन योर लाइफ, तो यू मस्ट बी लाइक वेरी वेरी लकी टू हैव सच पेरेंट्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आई है, बहुत समझ आई है। मैम आप बिग बॉस फॉलो करते हो? मैं इस साल का बिग बॉस नहीं फॉलो कर रही हूँ अनफॉर्चुनेटली। जी। मतलब मैंने इनिशियली शुरू किया देखना, लेकिन फिर बहुत सारे रीज़न थे। एक एक थोड़ा मैं सोशल मीडिया पे और फ़ोन चलाना मुझे थोड़ा सा कम पसंद है, और मैं कुछ देखना अगर पसंद करती हूँ तो कुछ नई सीरीज़ आई हैं जो जिसमें मुझे डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वो चीज़ें ज़्यादा देखना अब पसंद करती हूँ। वरना पहले तो मैं हर साल की बिग बॉस में क्या हो रहा है ये वो, तो इस साल का मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम से थोड़ी बहुत अपडेट मिलती रहती है कि कौन कौन है उसमें, तो वो चीज़ें देख लेती हूँ मैं। आपको रियलिटी शो में जाना कितना पसंद है? मुझे सिर्फ बिग बॉस में जाना पसंद होगा, मुझे सिर्फ बिग बॉस का शौक है। बाकी और रियलिटी शोज़ मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा बुरा, लेकिन मेरा फेवरेट बिग बॉस है जिसमें मैं जाना चाहूँगी। इस समय दंगल टीवी के चाहत पांडे और अविनाश दोनों ही बिग बॉस के घर में हैं। थोड़ा बहुत आप देख पा रहे हो उनका गेम? नहीं, जितना मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस देखी जिसमें चाहत को मैंने काफ़ी बार रोते हुए देखा है, और अविनाश को काफ़ी बार तर्क वितर्क करते हुए देखा है बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ। तो मैं उस बेसिस पे नहीं बोल सकती कि क्या सही हुआ होगा या क्या गलत हुआ जी। होगा। बट चाहत की, लाइक मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बहुत ऐसे बोलते हैं, यार आई रियली लाइक चाहत गेम, आई रियली लाइक चाहत, क्योंकि वो जितनी ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, अब जितना ऑफ कैमरा भी आप उनको देखोगे वो तो जैसी हैं, क्योंकि 1-2 बार मेरी उनसे मुलाकात हुई है, तो वो जैसी हैं वो वैसी ही हैं उसमें भी। तो उसमें वो कुछ ऐसा मुझे फ़िल्टर नहीं दिखता है। और बाकी रियलिटी शोज़ का मेजर क्या होता है ना, कि वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कुछ टाइम तक बनने की कोशिश करते हैं जो वो नहीं है, और उसके बाद फिर रियलिटी आती है। तो इट्स बेटर कि आप जैसे हो स्टार्टिंग से अगर वैसे रहोगे तो यू विल बी लाइक रियल इन द गेम। तो मुझे लगता है चाहत का। चाहत का, रजत और चाहत की जो बॉन्डिंग है काफ़ी वायरल हो रही है रील में। हाँ, मैंने देखी है। वो दोनों की बॉन्डिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे वो ना एक भाई बहन का रिश्ता बहुत ज़्यादा अच्छा। लगता है उनके बीच में। लेकिन लोगों को कुछ और ही रिश्ता लग रहा है। लोगों को लग रहा है कि चाहत रजत का फ़ायदा उठा रही हैं। वही ना, मैं इतना फॉलो करती नहीं हूँ तो मैं उस वे में नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन जैसे कुछ रील्स वायरल हुई है जो मैंने देखी हैं, तो जिसमें चाहत रो रही है और रजत उसे कुछ समझा रहा है, तो उस वे में कि जैसे एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को समझाता है, या चलो मान लो दोस्त, चलो मैं भाई बहन, कोई ऑफेंड मत होना भाई, लेकिन मैं भाई बहन नहीं बोलूँगी, अगर दोस्त एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को समझाता है, एक प्योर बॉन्ड एक जो होता है, वो मुझे लगता है जितना मैंने देखा है उससे। इस समय बिग बॉस, चाहत की मम्मी ने दावा किया है बिग बॉस को 21 लाख रुपया दूंगी जो चाहत का बॉयफ्रेंड ढूंढ लेगा। आपको क्या लगता है बिग बॉस कामयाब हो पाएंगे चाहत का बॉयफ्रेंड ढूंढने में? काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं इस समय बिग बॉस में। देखो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर वो इतने टाइम से कोई होता तो अब तक शायद कहीं ना कहीं किसी ना किसी मीडिया में किसी ना किसी के थ्रू वो बाहर चीज़ आ चुकी होती, और अगर वो चीज़ अगर अभी तक नहीं आई है तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होगा। तो मैं ये नहीं कह रही बिग बॉस ढूंढ पाएंगे या नहीं, लेकिन अगर कोई चीज़ है ही नहीं तो फिर वो कोई चीज़ नहीं ढूंढ सकता कोई भी। जी। जब फैमिली वीक हुआ था तो चाहत की मम्मी ने अविनाश को कहा था कि बिग बॉस अगर सपोर्ट नहीं किए रहते तो अविनाश इतना आगे तक नहीं पहुंच पाते। आपको क्या लगता है? नहीं पता, क्योंकि किस बारे में सपोर्ट और किस मैटर में चीज़ें हुई, लेकिन डेफिनेटली मैं ये मानती हूँ, जितना मैंने देखा है कि बिग बॉस का कोई ना कोई फेवरेट खिलाड़ी तो ज़रूर होता है। अब वो चाहे कोई वीक खिलाड़ी हो जो उनका फेवरेट है, या एक जो अकेला खेलता है भीड़ से हट के, ज़्यादातर वो हमेशा फेवरेट रहता है। आप हिस्ट्री में देख लीजिए, सिद्धार्थ शुक्ला जी और हिना खान रही हैं, तो इनका गेम हमेशा इंडिपेंडेंट गेम रहा है। तो या बिग बॉस सही को सही, गलत को गलत बिल्कुल बोलते हैं, इतना भी मैंने देखा है। और अगर उनका कोई फेवरेट है भी, अगर उसने कुछ गलत किया है तो उसको भी वो गलत बोलेंगे। तो अगर किसी मामले में अगर बिग बॉस ने अविनाश को सपोर्ट किया है तो मे बी शायद वो कुछ सही मामला ही रहा होगा, तभी ऐसा हुआ है। इस वीक में सुरतिका जो थी घर से बेघर हो चुकी है। आपको क्या लगता है बिग बॉस का अगला टारगेट कौन होगा आपके हिसाब से? मुझे थोड़ा सा डाउट रजत के लिए आता है,
या फिर एक हैं उनका मतलब देखा है मैंने उनका काफ़ी बार। नहीं विवियन तो कई गेम में तो मुझे नहीं पता, बट बचपन से मेरे को बड़े पसंद थे विवियन। जब उनका एक प्यार की एक कहानी आता था जिसमें वो एम्पायर बनते थे, मैं सोचती थी यार ऐसा चाहिए, ये चाहिए वाला एक क्रश जोन था विवियन के लिए। तो बट एक सी से नाम है उनका, एक लड़की है चुम। मुझे थोड़ा वो भी लगता है क्योंकि गेम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल अपनी फ्रेंड से लेकर आई थी जो बहुत ज़्यादा फॉलो कर रही है बिग बॉस को। तो कि एक गेम पॉइंट ऑफ व्यू से अब जिस स्टेज पे बिग बॉस आ चुका है, इतने दिन हो चुके हैं, तो एक जो गेम निकल के आना चाहिए वो शायद नहीं आ रहा है उनका। तो मुझे लगता है चुम घर से बाहर हो सकती है जी। इस समय अविनाश, ईशा और विवियन का जो दोस्ती था, जो ग्रुप था, वो बिखरते हुए नज़र आ रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बिखर जाएगा या एक हो जाएगा? देखिए इट्स द मैटर ऑफ दोज डेज जितने टाइम आप बिग बॉस में रहते हैं, क्योंकि उसके बाद तो आप कितना कनेक्टेड रह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जैसे बिग बॉस से निकलते हैं यू आर जस्ट फ्लडेड विद प्रोजेक्ट्स एंड ऑफर्स ऑफ वर्क। बहुत सारा कुछ ऐसा हो जाता है कि आप इतने खुद बिजी हो जाते हैं कि आप उसके बाद नहीं रह पाते हैं साथ में, चाहे कितने भी अच्छे दोस्त हो। तो अगर आई विश कि अगर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है अगर वो बिखर रहे हैं तो वो बाय द एंड ऑफ द सीज़न वो फिर से दोस्त बन जाएं, भले ही बाद में कोई ना मिले, क्योंकि दोस्ती में मिलते रहना इतना ज़रूरी नहीं है, बट एक दिल से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है जी। तो अगर वो कनेक्शन इन तीनों के बीच जेन्युइन है तो मैं चाहूँगी वो शो के बाद भी रहे। और बिखरिए मत प्लीज़, आप जुड़े रहिए, क्योंकि इट्स अ जर्नी जहाँ पर आप अकेले आए हो, अपनी फैमिली से दूर आए हो, बट आप एक फैमिली बना रहे हो वहाँ पर, और अगर आपको वो मिल रही है तो आप उसे संभाल के रखिए। जी। आप टॉप 3 में किसे देख रहे हैं अपने हिसाब से? टॉप 3 में मैं देख रही हूँ फॉर श्योर मैं चाहत को देखना चाहूँगी। चाहत को टॉप देखना 3 में, चाहूँगी। और विनर के रूप में चाहत? विनर कोई के रूप और? में अगर मैं अपना एक सेल्फिश वाला जोन निकाल लूँ, मैं विवियन को देखना चाहूँगी। विनर मुझे इतना नहीं पता कि वंपायर बहुत पसंद है। हाँ मुझे बहुत पसंद है। और बाकी टॉप 3 में मुझे लगता है अविनाश भी रहेंगे। अविनाश जी। बाकी आपको कैसा लगा आज पॉडकास्ट करके? बहुत बज़ुका के अच्छा साथ? लगा, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शो के बाद सीधा मैं ऑन कैमरा सिर्फ यही आई हूँ, और तब से मैं सोच ही रही थी, और काफ़ी टाइम से हमारा डिस्कशन भी चल रहा था कि कब करना है, एक कब महीने करना से है। नहीं, हाँ 1 महीने से। हाँ और इवन बज़ुका की टीम के साथ मेरा 4-5 महीने से डिस्कशन चल रहा था कि करेंगे, लेकिन तब शो में थी तो शेड्यूल कुछ ऐसा रहता था कि टाइम मैनेज ही नहीं हो पाता था। तो बट अभी मेरा ये था कि चलो करना है। और कुछ टाइम से मुझे थोड़ी स्किन एलर्जीज हो गई थी, तो मैं मेकअप के लिए बिल्कुल मना किया गया था, और लाइटिंग और ये सब, तो इसलिए भी थोड़ा डिले हुआ। बट आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आज सक्सेसफुली हमें वो हमारा मौका मिला, कामयाब हुआ। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमको कीमती समय दिया। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू, सेम हियर, लाइकवाइज।